यस 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 गाइस, जल्दी से एक बार चेक कीजिए, एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का रिवीजन हम कर रहे हैं, कैप्सूल रिवीजन बैच जो है हमारा चल रहा है, जिसमें जो है हमने काफी सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। अब बारी है हमारे इस वीडियो में, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर में 2, दैट इज थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है ये हम कवर करने वाले हैं। यहां पे हमारे इस चैप्टर में जो है टोटल 3 यूनिट्स है, तीनों यूनिट्स इसी एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही खतरनाक तरीके से रिवीजन करवाए हैं, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है इस वीडियो में कवर है, तो इसको पूरा एंड तक आपको देखना है, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे जो नोट्स है, अभ्यास नोट्स, इसे आप प्रिंट करा लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पीडीएफ का, आप प्रिंट कराएं। इसमें जो है ना आपको ये फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में मिलता है, राइट, ताकि जो आप मेरे साथ साथ जो है रिवीजन देखते देखते ये चीजों को आपको फिल करना है, जिससे आपको जो है एक अलग कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी पूरी। और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वही वाले सिर्फ नहीं लिखे हैं, वो आपको मेरे साथ लिखने हैं, तो बहुत आपको हेल्प होगी, राइट। एंड पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 हम यहां पे कवर करेंगे हमारे सेशन में। दोस्तों, ये कैप्सूल रिवीजन बैच जो हम अभी ले रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए तो आपको हमारे रिवीजन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नोट्स का भी लिंक दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, इस पे सारे अपडेट्स आते हैं हमारे क्लासेस के, आगे और भी सेशंस आएंगे, वो आप तभी देख पाएंगे जब हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। अगली बात जो है दोस्तों, जो है आप आगे जाके जो है जैसे ही सीए फाउंडेशन पास करेंगे तो आगे जाके सीए इंटर में आप मुझसे एफएम एसएमई पढ़ सकते हैं। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन माध्यम से लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, एफएम एसएम की भी रिकॉर्ड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल है। तो आप जरूर जो है फाउंडेशन पास करें, आगे जाके सीए इंटर में भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लास्ट पेपर होता है सीए इंटर का। यस, तो जल्दी से फाउंडेशन पास हो जाओ एंड आगे मुझसे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अभ्यास नोट्स में चाहता हूं आपके सामने ओपन रहे, या अगर आपके पास मेरी सुपर चैट बुक है तो वो भी आप ओपन करके बैठ सकते हैं, राइट। लेकिन अभ्यास नोट्स रहेंगे प्रिंटेड, तो बहुत आपको मजा आएगा उसमें लिखने का, ठीक है ना। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एंड पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है ना। सो पूरा एंड तक देखें, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 हम खत्म करेंगे इस एक वीडियो में, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड गाइस, शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। सबसे पहले पेज नंबर 2.1 पे मैं आ चुका हूं, ठीक है ना। आइए, ठीक है, देखेंगे। बोलते डिमांड, देखिए, बोलते डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये डिमांड का डेफिनेशन है, राइट। लेकिन याद रखें बेटा, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड डिजायर सेम चीज नहीं होती। डिमांड इज नॉट द सेम थिंग एज डिजायर टू परचेज, है ना। डिजायर मतलब क्या, इच्छा होना, एंड डिमांड होना मतलब क्या। बोलते हैं, हम कब बोलते हैं किसी चीज़ की डिमांड है, जब 3 चीज़ें पूरी होती हैं। बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन डिजायर, कि अगर आपको किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा है, क्या आपके पास उस चीज़ को खरीदने का पैसा है क्या, दैट इज एबिलिटी टू परचेज या मीन्स टू परचेज, मतलब मनी। और आखिरी बेटा विलिंगनेस, आखिरी चीज़ है विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स ऑफ परचेस। बोलते हैं किसी भी चीज़ की डिमांड बेटा तब क्रिएट होती है जब आपके अंदर उस चीज़ को खरीदने की इच्छा है, आपके पास पैसा है उस चीज़ को खरीदने के लिए, एंड आपके पास सहमति है, यू आर विलिंग टू पे द मनी टू परचेज दैट प्रोडक्ट। तो जब ये तीनों चीज़ें होती है तब किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है, ठीक है। आगे बढ़ें। अगली बात है टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखें, क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। मतलब क्या है, मतलब कि बेटा अलग अलग प्राइस पे हम अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करते हैं, पहली बात, ठीक है ना। अगली बात है मतलब प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा, ऐसा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड बेटा एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्या, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड समझाने के लिए हमें टाइम पीरियड बताना ज़रूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि समझो हम टी शर्ट बेचते हैं, मैंने बोला टी शर्ट का डिमांड है, एग्जाम्पल टी शर्ट का डिमांड है 50 यूनिट्स, ठीक है ना। तो 50 यूनिट्स कितने समय का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, कितने समय का, तो टाइम पीरियड बताना जरूरी है क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात आती है बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जिसके बदलने पे किसी प्रोडक्ट का डिमांड बदल जाए, इसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं सेटर्स पैरेबल्स, मतलब क्या, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर किसी प्रोडक्ट का बेटा प्राइस बढ़ता है तो उस प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रादर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड,
है ना। तो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाता है एंड वाइस वर्सा, कॉमन सेंस की बात है। आगे बढ़े, अगली बात आती है बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बोलते हैं जैसे दो प्रकार के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं बेटा गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, ठीक है ना। तो जैसे कि कार एंड पेट्रोल, है ना, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब सोचो अगर बेटा पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो लोग पेट्रोल वाली कार नहीं खरीदेंगे, सो डिमांड फॉर पेट्रोल वाली कार विल डिक्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, कहाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। एक गुड के प्राइस में और उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। वैसे ही यहाँ पे भी प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। आगे बढ़े, अगली बात है, अगला आता है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका सब्सटीट्यूट, सप्लीमेंट्री या कंपीटिंग गुड्स। बोलते हैं गुड्स विच सेटिस्फाई द सेम वांट, गुड्स विच सेटिस्फाई द सेम वांट, ये होता है आपका सब्सटीट्यूट, सप्लीमेंट्री या कंपीटिंग गुड्स, है ना। जैसे कि टी एंड कॉफी, ये दोनों क्या सेम वांट को सेटिस्फाई करते हैं। अगर समझो बेटा चाय महंगी हो जाती है तो लोग बोलेंगे भैया चाय जो है खरीदना छोड़ो, हम कॉफी खरीद लेते हैं। सो इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज। मतलब कि बेटा क्या होता है, मतलब कि जो है हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सब्सटीट्यूट गुड्स में, सप्लीमेंट्री गुड्स में। क्या ये बात क्लियर है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये सब। हाँ, आगे बढ़े सर, ये डायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है, मतलब एक गुड के प्राइस में और उसके सब्सटीट्यूट गुड के डिमांड में जो है डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े, अगली बात आती है बेटा डिस्पोजेबल इनकम। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसे फैक्टर्स जिसके बदलने पे प्रोडक्ट का डिमांड बदल जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। क्या होता है, बोलते हैं जनरली हायर द इनकम हायर विल बी द डिमांड ऑफ, हायर विल बी द डिमांड ऑफ गुड्स, हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गुड्स। तो किस प्रकार के गुड्स है उस पर भी डिपेंड करता है कि इनकम और डिमांड में क्या असर पड़ेगा। जैसे इसके बारे में अगले पेज में दिया हुआ, ध्यान दीजिए। बोलते हैं नेचर ऑफ गुड्स, बोलते हैं जैसे नॉर्मल गुड मतलब क्या, जैसे फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, है ना। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब टीवी, एसी, फ्रिज, ऐसा। बोलते हैं इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू हायर डिमांड। तो जैसे जैसे बेटा व्यक्ति का इनकम बढ़ता है ना तो वो नॉर्मल गुड्स ज़्यादा खरीदता है, ऐसा, ठीक है। अगली बात, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स या नेसेसिटीज जिसे बोलते हैं, ये ऐसे गुड्स होते हैं बेटा जो आपके बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, जो आपके बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। बोलते देखो अगर इनकम बढ़ता है ना तो इन चीज़ों का डिमांड बढ़ता तो है, बट दिस इंक्रीज विल बी लेस दैन प्रोपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन इनकम। मतलब कि एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है कि देखो बेटा अगर इनकम बढ़ता है ना, अगर आपका इनकम बढ़ता है ना तो प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ता तो है, लेकिन द इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन इनकम। समझो बेटा आपकी इनकम डबल हो जाएगी अगर, तो क्या आप खाना भी डबल कर देंगे क्या, नहीं। तो इनकम डबल होती है तो खाना थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, डबल नहीं कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स बेटा मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जो लंबे समय के लिए चलते हैं, ठीक है ना। सो जैसे जैसे एज पीपल बिकम रिचर देर इज अ डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड राइज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। मतलब जब व्यक्ति बेटा अमीर होगा ना तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स बेटा विच आर फॉर विच कैन बी कंज्यूम्ड ओनली वंस, जैसे कि फूड एक नॉन ड्यूरेबल आइटम है, मतलब उसको एक बार खा लिया तो वापस से जो खाया हुआ है वो वापस खा सकते हैं क्या, नहीं, इससे नॉन ड्यूरेबल है, समझा। अच्छा, लेकिन जैसे टीवी, कार, एसी, ये क्या है, ये ड्यूरेबल है, एक बार खरीद लिया तो सेम चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होता है ना उसके लिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स का टेंशन नहीं रहता, उसको मालूम है खाना तो मिलेगा ही। अब वो सोचता है ड्यूरेबल गुड्स, अब सोचता है मेरी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, एसी, ये सब सोचेगा। तो ड्यूरेबल गुड्स का भी डिमांड बढ़ता है जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होता है। नेक्स्ट बात है इन्फीरियर गुड्स। बेटा याद रखें, इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, यहाँ का इसका डिमांड एक लेवल तक ही बढ़ता है, बट एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना हम इन्फीरियर गुड्स को कम खरीदते हैं, क्योंकि बेटा ये लो क्वालिटी के होते हैं, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर व्यक्ति अमीर होगा ना तो बोलेगा भैया अब मैं लो क्वालिटी को, अब तो मैं अच्छे क्वालिटी की चीज़ें खरीदूंगा। तो होता क्या है, जब व्यक्ति गरीब होता है ना तब उसके लिए कुछ चीज़ें नॉर्मल गुड होती है, पर जैसे जैसे अमीर होता है वही चीज़ अब इन्फीरियर हो जाती है। जैसे अभी आप एक जूता पहनते बेटा जो कि आता है 500 रुपये का, अभी आपके लिए नॉर्मल गुड है, पर जब आप सीए बन जाएंगे, जब आप पैसा कमाना चालू करेंगे ना, आप बोलेंगे अब तो मैं 500 का जूता थोड़ी पहनूंगा, अब तो भैया 5000 का जूता पहनूंगा। अब आपके लिए 500 का जूता इन्फीरियर हो गया। तो सेम गुड कैन बी नॉर्मल फॉर वन कंडीशन, इन्फीरियर फॉर अनदर कंडीशन, ऐसा। आगे बढ़े,
लग्जरी या प्रेस्टीज गुड्स, बेटा ये क्या होता है, एकदम ही क्या अमीर लोग इसको खरीदते हैं। तो आपको बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, एक लेवल तक पहले इनकम कमाना पड़ेगा, एक लेवल तक अमीर होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये चीज़ को खरीद पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, अब किसी बच्चे का सवाल आता है, सर ये टीवी कार हाउस तो यहाँ पे भी आया था नॉर्मल गुड में। हाँ बेटा, नॉर्मल गुड के ही प्रकार होते हैं, ड्यूरेबल गुड एंड लग्जरी गुड्स, बस, ठीक है ना। तो आपको ऐसा फालतू सवाल नहीं पूछेगा कि टीवी ड्यूरेबल है कि नॉर्मल है, अरे भैया दोनों है ना। हाँ, ड्यूरेबल क्यों है, क्योंकि लंबे समय तक चला सकते हैं। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि इनकम के बढ़ने में डिमांड बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा फालतू सवाल आपको आएंगे नहीं, तो टेंशन लेना। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। बोलते हैं देखो जनरली क्या होता है बेटा, जो चीज़ें ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा फैशनेबल है, उनका डिमांड जनरली ज़्यादा होता है। दे हैव क्या बताइए, दे हैव मोर डिमांड, राइट। तो जो ज़्यादा फैशनेबल चीज़ें होगी उसका डिमांड ज़्यादा होगा। लेकिन हमारा जो प्रेफरेंसेस है ना बेटा, इट कैन बी अफेक्टेड बाय 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। आइए ध्यान देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 4 टाइप ऑफ इफेक्ट विच इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पहला क्या है, पहला होता है बेटा आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब कि देखा देखी। ये दिया था बेटा जेम्स ड्यूसेनबरी ने, याद रखें, आपको एमसीक्यू आता है। जेम्स ड्यूसेनबरी ने बेटा बताया था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में। इन्होंने बोला डिजायर ऑफ पीपल टू एम्यूलेट, एम्यूलेट का मतलब होता है बेटा कॉपी करना, इमिटेट करना। बोलते कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मेरे अगर दोस्त ने, मेरे पड़ोसी ने नया मोबाइल फोन लिया तो मैं भी ले सकता हूँ, मैं उससे कम थोड़ी ना हूँ। उसने नई गाड़ी खरीदी तो मैं भी खरीदूंगा, मैं उससे कम थोड़ी ना हूँ। इसको बोलते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या इसको देखा देखी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अगली बात आती है बेटा बैंड वैगन इफेक्ट, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन से थोड़ा सा अलग होता है ना, है सिमिलर पर थोड़ा सा अलग है। बैंड वैगन में क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है भेड़ चाल। भेड़ चाल मतलब क्या, हर्ड मेंटालिटी। हम यहाँ पे कोई एक दो व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चीज़ें आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, जो चीज़ें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो मैं भी करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को फैशनेबल बनाना चाहता हूँ, तो जो फैशन में चीज़ें चल रही है वो मैं भी खरीदूंगा क्योंकि सब लोग वो कर रहे हैं। जो ज़्यादा स्टाइलिश है वो मैं खरीदूंगा क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में हम हमारे पड़ोसी को, हमारे दोस्त को देख के जेलस हो रहे हैं, थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर है यहां पे। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा बैंड वैगन में कोई जेलेसी फैक्टर नहीं है। बैंड वैगन में तो मैं बाकियों के जैसा बनना चाहता हूं, उनके जैसी चीजें खरीदना चाह रहा हूं, है ना। तो यहां पे कोई ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। लेकिन अगर मैं बात करूं स्नॉब इफेक्ट, बेटा स्नॉब जो है ना वो बैंड वैगन का एकदम अपोजिट है। स्नॉब इफेक्ट बोलता है इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू डिमांड, एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड ड्यू द फैक्ट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। मतलब क्या, मतलब अगर कोई चीज बेटा बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं ना, तो वो अब मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों, क्योंकि मैं अब यहां पे एक्सक्लूसिव रहना चाहता हूं। आप समझिएगा, बैंड वैगन क्या था, बाकियों जैसा बनना है। यहां पे क्या बोल रहे हैं हम, हमें एक्सक्लूसिव रहना है, बाकियों से मैं अलग दिखना चाहिए, मैं अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहता हूं, मैं अपने आप को डिसोसिएट करना चाहता हूं बाकी लोगों से। अरे जो चीज सब करेंगे अगर वो भी वही मैंने किया तो मुझ में और बाकियों में फर्क क्या रह जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अगली बात है वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट क्या है, बोलते हैं इट वाज गिवन बाय थॉस्टिन वेबलेन। तो थॉस्टिन वेबलेन भाई साहब ने ये इफेक्ट दिया था। इन्होंने बोला कि जो चीज़ें बेटा बहुत ज़्यादा महंगी होती है ना, तो जो स्टेटस सीकिंग रिच पीपल होते हैं, जिनको स्टेटस की बहुत पड़ी है, वो क्या करते हैं, ऐसी महंगी चीज़ों को और खरीदते हैं अपने कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन के लिए। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन मतलब क्या, चीज़ों को खरीदना दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि देखो हमारा क्या स्टाइल है, क्या क्लास है। तो जब हम चीज़ें खरीदते हैं दूसरों को शो ऑफ करने के लिए, दैट इज वेबलेन इफेक्ट। तो ये चारों ना अलग अलग है, याद रखें, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। अब इसमें इंस्टीट्यूट ने ना एक आपको कंपैरिजन दिया है डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्नॉब का। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या था, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन बैंड वैगन में क्या कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का खुद की कोई सोच नहीं है। यार पीपल डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ एंड थिंकिंग। जो बाकी कर रहे हैं ना वो हमें करना है। लेकिन स्नॉब क्या है, यहाँ पे तो हम यूनिक चीज़ें खरीदना चाहते हैं, हमारे प्रेस्टीज वैल्यू। हम बोलेंगे भैया हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बाकियों के पास नहीं है, मैं बाकियों से अलग दिखना चाहिए। तो ये अपोजिट है बेटा डेमोन्स्ट्रेशन बैंड वैगन का। आगे बढ़े, बोलते हैं इट लीड्स टू, डेमोन्स्ट्रेशन बैंड वैगन से डिमांड बढ़ता है चीज़ों का, लेकिन स्नॉब से क्या होता है, स्नॉब से चीज़ों का डिमांड गिरता है। जो चीज़ें कॉमन हो जाएगी ना वो मैं अब नहीं खरीदूंगा। एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल बेटा बना के दिया था एंड September 24 एग्जाम में पूछा था कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। याद रखें ये एग्जाम्पल है बेटा आपके स्नॉब इफेक्ट का।
ठीक है ना। तो दो फ्रेंड है मिस एक्स एंड मिस वाई। जैसे ही बेटा मिस एक्स जो है ना एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के जाती है पार्टी में, और मिस वाई देखती है अरे ये तो सेम ड्रेस मेरे पास है, अब कल से ये ड्रेस मैं नहीं पहनूंगी, ऐसा मिस वाई बोलती है। क्यों? क्योंकि मिस वाई ने देखा कि एक्स के पास सेम ड्रेस है, अब मैंने भी ये पहना तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा, मैं उससे अलग दिखना चाहती हूँ। ऐसा ये हो जाता है स्नॉब इफेक्ट। ठीक है ना, आगे चले। ओके डन, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला आपका डिटरमिनेंट था बेटा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। बोलते हैं इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस। समझो हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में महंगा हो जाएगा, तो आज ज़्यादा खरीद लो। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में इनकम मेरी बढ़ने वाली है, तो एक काम करो ना, आज जो पैसा है खर्चा कर दो, क्योंकि फ्यूचर में इनकम तो बढ़ने ही वाला है ऐसा। और शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, हम जो गुड खरीदना चाहते हैं ना वो फ्यूचर में ना आसानी से मिलेगा नहीं, ओ हो, तो आज ज़्यादा खरीद लो। तो ये तीनों केस में क्या होगा, हम आज डिमांड को बढ़ा देंगे, करंट डिमांड विल इंक्रीज। क्या आपको बात समझ में आ रही है? करंट डिमांड विल व्हाट, इट विल इंक्रीज। आगे बढ़े, अगला सवाल, अगला पॉइंट देखें। हाँ नेक्स्ट देखें, अगली बात आती है अदर फैक्टर्स जो कि आपके डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देखिए पहली बात है साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉमन सेंस की बात है। लार्जर द साइज, जितना ज्यादा आपके देश में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी डिमांड होगी चीजों की। आगे बढ़े, बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। अगर समझो आपके बेटा आपके देश में ओल्ड पीपल ज्यादा है, बुजुर्ग लोग ज्यादा है, तो स्पेक्टिकल, स्टिक्स, इन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। अगर आपके देश में बच्चे ज्यादा हैं तो बच्चों को जो टॉय कॉफी खिलौने जो चाहिए उसकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर समझो बेटा आपके देश में लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं, विलेजेस से सिटीज में जाते हैं, तो क्या होगा, तो रूरल एरिया में लोग कम हो जाएंगे, सो देयर विल बी अ डिक्रीज इन डिमांड इन रूरल एरियाज। माइग्रेशन वाला शिफ्ट होना। आगे बढ़े, अगली बात है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। बोलते देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके देश का नेशनल इनकम ज्यादा है तो आपके देश में चीजों की डिमांड भी ज्यादा होगी। अगली बात देखें, बोलते हैं रिच पीपल हैव डैश, याद रखें रिच पीपल का लोअर होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और पुअर व्यक्ति का ज्यादा होता है। याद रखें, पुअर व्यक्ति अपने इनकम का ज्यादा प्रतिशत खर्चा कर देता है, और रिच व्यक्ति की इनकम भी बहुत ज्यादा होती है, तो खर्चा करता वो ज्यादा पर इनकम के मुकाबले बहुत कम होता है। तो रिच पीपल का पीटीसी लोअर होता है एज कंपेयर टू पुअर। याद रखें। नेक्स्ट, अगर बेटा आपके देश में नेशनल इनकम का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो पीटीसी विल बी लेस और चीजों का डिमांड भी विल बी लेस। लेकिन अगर आपके देश में बेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनकम लोगों के बीच, तो ऐसे देश में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी मोर एंड चीजों का डिमांड विल ऑल्सो बी मोर। ठीक है ना, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। अगली बात है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या लोन। आपको देखो अगर आपको बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है चीजों को खरीदने के लिए, तो क्या होगा, तो चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात है, यस और नो मुझे बताइए। तो बोलते हैं, हाँ बोलते हैं देखो लो इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो क्या होगा, तो आपके अगर इंटरेस्ट रेट कम है, हमें कम इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है, तो हम ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे, है ना। अगली बात है आपका, अगर समझो बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाता है बैंक से, जैसे आजकल हो रहा है फ्लिपकार्ट अमेजोन में बहुत आसानी से आपको ईएमआई पे चीजें मिल जाती है, तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं फिर चीजें, देयर विल बी हाई डिमांड। ठीक है ना, पर ये जो ना बेटा ज्यादातर ड्यूरेबल गुड्स के डिमांड को अफेक्ट करता है, याद रखें। जैसे हम खाने पे खर्चा नहीं करते लोन लेके, हम लोन लेके टीवी, कार, एसी, ये सारी चीजें खरीदेंगे ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। अब कॉमन सेंस लगाना है, अगर गवर्नमेंट ने बेटा टैक्स बढ़ा दिया तो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो हम चीजें खरीदेंगे कम। अगर सब्सिडी बढ़ जाएगा तो चीजें सस्ती हो जाएगी, तो चीजें हम खरीदेंगे ज्यादा। गवर्नमेंट ने बेटा बैन लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो चीजों का डिमांड हो जाएगा कम। डन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड होता है समाप्त। डन, ठीक है, यस आपको समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को दिक्कत यहाँ पे होती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, चलिए ओके डन है बात। अब बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। रेडी है सब लोग, कम ऑन, यस। क्या सब लोग रेडी है? क्या मैं बढ़ूँ आगे? यस बेटा, अगर कोई यहाँ पे मार्क नोट्स कर रहा है ना, तो आप हमारा सुपर चार्ट बुक का ई बुक ले लो। ठीक है, हाँ मैंने आपको 10 बार बेटा क्लास में बोला कि आपको ये चीज़ प्रिंट करके लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको अगर उसको पूरा ही चाहिए तो आप सुपर चार्ट का ई बुक ले सकते हैं, फिर अलग से आप हमारे वेबसाइट mvsat.in से ले सकते हैं, वैसा कर लो आप, है ना, बहुत ही लो कॉस्ट ही है, वो कर लो। ठीक है, हाँ अगर आपको मेहनत नहीं करना तो कॉमन सेंस की बात है, देन इट विल हैव अ कॉस्ट, है ना। अब मेहनत करना है, प्रिंट करके लिख लो, मैं तो आपको पहले कब से बोल रहा हूँ कि पीडीएफ को प्रिंट करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट इधर आइए। अब यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड, आइए। ठीक है, रेडी है सब लोग, कम ऑन।
हाँ, लॉ ऑफ डिमांड क्या है याद रखें, किसने दिया था लॉ ऑफ डिमांड? बेटा ये लॉ ऑफ डिमांड दिया था एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने, ध्यान दीजिए, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, देखो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है बेटा सेटरस पैरेबस अदर थिंग्स बीन इक्वल, अगर किसी चीज का बेटा प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है फिर वो बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। सिंपल, ये किससे बोला था? आपके एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने। इनका अब सुनना है एक चीज, बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज द अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय। क्वांटिटी डिमांडेड ये बताता है कि हम कितना खरीदना चाहते हैं, ऐसा, राइट। लेकिन है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड इज द अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, ठीक है ना। पर तो बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड कैन एक्सीड क्वांटिटी सोल्ड। अब सुनना, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है गाइस, कि हम कितना खरीदना चाहते हैं, और क्वांटिटी सोल्ड क्या होता है, कितना एक्चुअल में बिका। तो हो सकता है ना ऐसा, मैंने सोचा था कि मैं 5 टी शर्ट खरीदूंगा पर खरीदे 2 ही। हाँ, 5 से ज्यादा भी खरीद सकता हूं, तो इसलिए लिखा है कि क्वांटिटी डिमांडेड कैन एक्सीड, हो सकता है कि हमारी विलिंगनेस बहुत ज्यादा थी खरीदने की पर एक्चुअल में कम खरीदा, ऐसा। क्लियर? डन है? पक्का? आगे बढ़े? डन है? पक्का? ओके, वेरी गुड, है ना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अगली बात देखेंगे, इधर आइए। नेक्स्ट है आपका बेटा डिमांड शेड्यूल, प्लीज ध्यान दीजिए, है ना। अगली बात है डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो देखिए, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट बायर्स वुड डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है, अलग अलग प्राइसेस पे एक कंज्यूमर कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, ये डिमांड शेड्यूल बताता है। बोलते हैं डिमांड शेड्यूल ओबेज मतलब क्या, फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड शेड्यूल में एक टेबल रहता है जिसमें अलग अलग प्राइसेस पे कितना कितना क्वांटिटी खरीदेंगे पता चलता है। तो उसमें ऐसे ही होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है, बस। अब जब मैं ये डिमांड शेड्यूल को बेटा प्लॉट कर देता हूं ग्राफ पे, तो हम जो है एक्स एक्सेस पे प्लॉट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को, एंड वाई एक्सेस पे प्लॉट करते हैं प्राइस को। इस पे भी एमसीक्यू आता है। तो जब मैं डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूं तो मुझे मिलता है बेटा डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व का अगर मैं स्लोप बोलूं, स्लोप कैसे आता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो हमारा डिमांड का, हमारा जो है, प्लीज ध्यान दीजिए, हमारा जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो होता है बेटा चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब होता क्या है, ये माइनस में होता है, क्यों? क्योंकि बेटा हमारा डिमांड कर्व जो है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। सो चूंकि हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है, इसलिए इसका स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आता है। नेक्स्ट बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है स्लोप में? इट इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, मुझे बताइए, क्या हमारा डिमांड कर हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा क्या हमारा डिमांड कर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा? आंसर है नहीं। अगर स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट है हर पॉइंट पे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन हमारा डिमांड कर कर्वी लीनियर भी हो सकता है। मतलब हम चाहे तो डिमांड कर हमारा ऐसा भी हो सकता है, हमारा डिमांड कर ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा स्लोप के ऊपर, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट अगली बात है आपका बेटा मार्केट डिमांड शेड्यूल, प्लीज ध्यान दीजिए। यस, अगली बात है, अगली बात है बेटा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बोलता है कि हम डिमांड शेड्यूल में क्या कर रहे थे, यहाँ पे ना हम इंडिविजुअल व्यक्ति का, यहाँ पे हम इंडिविजुअल कंज्यूमर का देख रहे थे कि अलग अलग प्राइस पे वो कितना कितना क्वांटिटी खरीदेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मार्केट डिमांड शेड्यूल, यहाँ पे क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने वाले जितने भी मार्केट में कस्टमर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, सबका डेटा इकट्ठा हम देखते हैं। तो मार्केट डिमांड बताता है द टोटल क्वांटिटी ऑल बायर्स इन द मार्केट विल बी विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। अब ये मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? तो शेड्यूल होता है एक टेबल, शेड्यूल होता है टेबल, है ना। तो टेबल होता है, तो टेबल में अलग अलग प्राइसेस में सारे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है कितना खरीदना चाहते हैं ये बताया जाता है। और इसी चीज को जब मैं इस मार्केट डिमांड शेड्यूल को जब प्लॉट कर देता हूं मैं ग्राफ पे, तो हमें क्या मिल जाता है, मार्केट डिमांड कर्व। बोलते हैं द मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल summation of all individual demand curves. If we plot the market demand schedule on a graph, we get the market demand curve, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने आपको बोला ना सुपर चार्ट बुक की सारी बातें हमने नहीं डलवाई इसमें, है ना। जो एकदम इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के पहले देखना, वो चीजें मैंने यहाँ पे डलवाई है आपके लिए, ठीक है। एकदम ही इंपॉर्टेंट वाली चीजें आपके लिए डलवाई, ठीक है ना। हाँ, तो मैं अगर आपको बता दूं मार्केट डिमांड वाला, जी ये देखिए, तो ये है, बोलते हैं देखो मार्केट डिमांड कर्व कैसे मिलता है, बाय हॉरिजॉन्टल समेशन
हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल समेशन के ऊपर बेटा एमसीक्यू आता है, याद रखें। अगली बात आती है बेटा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या बताता है? ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। बोलते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जो है ना वो डिपेंड करता है उसके डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू के ऊपर है। नेक्स्ट अगली बात आती है बेटा डिमांड इक्वेशन। जब हमारा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनता है ना, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, तो उस लाइन का हम एक इक्वेशन बना सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में। वही चीज यहाँ पे डिमांड इक्वेशन बता रहा है कि क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू ए माइनस बीपी। अब यहाँ पे ये ए क्या होता है? ए आपका ए होता है बेटा वर्टिकल इंटरसेप्ट। अब ये ए का मतलब ये है कि हमारा डिमांड कर बेटा जब वाई एक्सेस को जहां पे ये टच करता है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 0, a। तो ये ए क्या है? दिस इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट राइट ऑफ द डिमांड कर्व। एंड ये बी क्या है? बी, ये बी होता है आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो मैं किसी डिमांड कर्व का ऐसा अगर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो ही मैं ऐसा इक्वेशन बना सकता हूं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू पी। पी क्या है? आपका प्राइस। खत्म। ओके आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट है रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। अगली बात क्या है? रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनल मतलब क्या? रीजन, लॉजिक। बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या रीजन है, हमें ये बताइए, ठीक है। तो रैशनल लॉ ऑफ डिमांड देखिए 4 रीजन है। पहला है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। भैया मार्शल भाई साहब खुद ही ये चीज बोलता है कि जैसे जैसे हम कोई चीज कंटिन्यूअस बेसिस पे कंज्यूम करते हैं ना, एक पॉइंट के बाद क्या बताइए, हर एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं उस समय यूटिलिटी, उस समय बेनिफिट कम कम मिलता है। तो हर एडिशनल प्रोडक्ट से अगर यूटिलिटी कम मिलेगा तो हर एडिशनल यूनिट के लिए हम कम पैसा देना चाहेंगे। तो हम ज़्यादा क्वांटिटी तभी खरीदेंगे जब कम प्राइस रहेगा तब। तो पहला रीजन है आपका रैशनल का, लॉ ऑफ डिमांड का। आगे बढ़े, नेक्स्ट है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। होता क्या है कि पहले जब चीज़ें महंगी थी ना तो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे चीज़ों को, लेकिन जब प्राइस कम होती है ना तो डिमांड बढ़ता क्यों है? क्योंकि बेटा जब प्राइस कम होती है ना तो मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब उनके आने से फिर डिमांड चीज़ों का बढ़ जाता है। तो ये भी एक रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। आगे बढ़े, डिफरेंट यूजेस। बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती है बेटा जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, है ना। तो जैसे ही प्राइस गिरता है चीजों का तो लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजों को ज्यादा खरीदते हैं और मल्टीपल जगह उसको यूज करते हैं। जैसे कि मिल्क, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। हम मिल्क को यूज करके चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, एटसेट्रा। तो जब मिल्क सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदेंगे उसको और मल्टीपल जगह यूज करेंगे ऐसा। तो ये भी एक रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। एंड फाइनली आता है बेटा आपका प्राइस इफेक्ट। बोलते हैं द टोटल फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस इज टर्म्ड एज व्हाट? प्राइस इफेक्ट। ये एमसीक्यू आता है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। बोलते हैं प्राइस इफेक्ट के 2 कंपोनेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। ये किसने बोला था ऐसा कि प्राइस इफेक्ट के 2 कंपोनेंट होते हैं? किसने बोला था ये? इस पे एमसीक्यू आता है, याद रखें, हिक्स एंड एलन। हाँ, इन डिफरेंस करवा लें, हिक्स एंड एलन ने ये चीज बोली थी, ठीक है। चलो अब बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या बोलता है कि देखो जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है ना तो डिमांड क्यों बढ़ता है? बोलते देखो जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता ना तो हमें वो प्रोडक्ट बाकी उसके सब्स्टिट्यूट से सस्ते लगने लगता है, इसलिए हम ये प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं। बोलते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीप देन अदर कमोडिटीज। तो इसलिए इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर्स टू क्या बताइए? टू रेज द डिमांड, ठीक है ना। It induces the consumers to increase the demand of the commodity whose price has fallen, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि जब किसी चीज का प्राइस गिरता है तो हमें वो चीज बाकी चीजों से सस्ते लगने लगती है, इसलिए उसको ज्यादा खरीदते हैं। तो याद रखें ये एमसीक्यू आता है, ठीक है ना, कि इन आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। क्यों होता है हमेशा पॉजिटिव? मतलब कि अगर प्राइस गिरा ना तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता ही बढ़ता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब 2 गुड्स बेटा ज्यादा क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब 2 गुड्स के बीच में अगर सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। व्हेन देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, एक गुड से दूसरे गुड में स्विच करने का खर्चा अगर कम पड़ रहा है, एक गुड से दूसरे गुड में स्विच करने में हमें दिक्कतें नहीं हो रही ज्यादा, देयर इज लोअर इनकन्वीनियंस वाइल स्विचिंग, तो फिर क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एमसीक्यू आता है कि व्हेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, ए बी सी या डी बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव। आप क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द अबव। बात खत्म होगी, पर थोड़ा सा ध्यान देना पॉइंट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात है आपका इनकम इफेक्ट। नाउ व्हाट इज इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट बोलता है कि देखो भाई कि जब
जब किसी चीज़ का प्राइस गिरता है ना बेटा, तो क्या होता है, तो हमारे पास वो चीज़ को खरीदने के बाद जो पैसा बचता है ना, वो ज़्यादा बचता है। समझो मेरे पास 100 रुपये थी, मेरे पास 100 रुपये थे, मैं एक चॉकलेट खरीद रहा था जो 40 रुपये की थी, तो चॉकलेट खरीदने के बाद मेरे पास 60 रुपये बचेंगे। लेकिन अगर वही चॉकलेट 20 रुपये की हो जाए, तो अब चॉकलेट खरीद के मेरे पास बैलेंस इनकम 80 का बचेगा। तो जब प्राइस गिरता है तो हमारे हाथ में पैसा, बैलेंस इनकम ज़्यादा बचता है। इसके वजह से हम क्या बोलते हैं, चलो अब चीज़ों को और खरीद लेते हैं, और क्वांटिटी खरीद लेते हैं। इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो जब प्राइस गिरता है तो हम सेम क्वांटिटी और कम पैसों से खरीद सकते हैं। पहले 2 चॉकलेट के लिए 80 रुपये देने पड़ते थे, अब वही 2 चॉकलेट जो है 40 रुपये में आ जाएंगी, है ना। ही कैन, या जब प्राइस गिरता है तो वी कैन बाय मोर विद कमोडिटी विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। पहले जब 100 रुपये थे ना और 40 रुपये की चॉकलेट थी, तो 2 ही चॉकलेट आ रही थी। लेकिन जब जब चॉकलेट 20 रुपये की हो जाएगी, तो यही 100 रुपयों से 5 चॉकलेट ले पाऊंगा, ऐसा। तो इनकम इफेक्ट में ये 2 चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब इसमें ध्यान देना हमें इन्फीरियर गुड्स में। याद रखें बेटा, इन्फीरियर गुड्स में जो है ना, यहां पे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। याद रखें, इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, प्लीज ध्यान देना, है ना, ये मैंने आपको नहीं दिया वहां पे, याद रखें। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, हाँ, तो जब प्राइस गिरता है ना बेटा, तो इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, भैया डिमांड तू बढ़ जा। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में जब प्राइस बढ़ता है, तो इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि देख, अगर प्राइस गिरेगा तो बैलेंस इनकम ज्यादा बचेगा, तो बोले इन्फीरियर क्यों खरीदना तेरे को, कुछ और खरीद ले। अच्छा, मतलब इन्फीरियर गुड्स में जब प्राइस गिरता है ना, तो इनकम इफेक्ट क्या बोलता कि क्वांटिटी डिमांडेड गिर जा, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता, क्वांटिटी डिमांडेड तू बढ़ जा। इसको बोलते हैं कि इन्फीरियर गुड्स में अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है आपका, क्या बताइए, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कहाँ, इन्फीरियर गुड्स में। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर प्राइस गिरेगा तो एक्सपांशन इन डिमांड कब होता है, जब प्राइस के गिरने पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए। तो इन्फीरियर गुड्स में बेटा, इन्फीरियर गुड्स में जब प्राइस गिरेगा, तो इनकम इफेक्ट क्या बोल रहा, डिमांड गिर जा, सब्स्टिट्यूशन बोल रहा बढ़ जा। तो इन्फीरियर गुड्स में अगर अगर हम चाहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, प्राइस के गिरने पे अगर हम चाहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, तो क्या होना चाहिए, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए नेगेटिव इनकम इफेक्ट से। तो याद रखें, एक्सपांशन इन डिमांड ड्यू टू प्राइस फॉल इन इन्फीरियर गुड विल टेक प्लेस ओनली व्हेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। समझे। एंड अगली बात देखेंगे, वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कब होगा। वायोलेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज वायोलेशन, मतलब जब कोई चीज फॉलो नहीं होती। तो अगर प्राइस के गिरने पे बेटा क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर गया, इट मींस कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हुआ, इट इज अ वायोलेशन लॉ ऑफ डिमांड। ये कब होगा, इन्फीरियर गुड्स में, जब जब सोच के देखो, जब बेटा प्राइस गिरा और ये अगर ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगा आगे जाके। तो अगर हमारे इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो फिर क्या होगा, तो आपका वायोलेट हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। इस पे ये सवाल आ चुका है। वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस व्हेन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जैसा भी यहां पे बोला, याद रखें, मैंने थोड़ा लॉजिक भी आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगली बात है गाइस, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। थोड़ा सा 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स, ठीक है ना। हम 2 मिनट वापस आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमने रैशनल कर लिया, एक्सेप्शन कर लिया है। इसके बाद हमारा चेंजेस इन डिमांड आएगा, और फिर इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आखिरी है चैप्टर 2 का, यूनिट 1 का। ठीक है, चलो सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए, फिर हम 15 मिनट में यूनिट 1 खत्म कर देंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट में। चलिए, ओके, प्लीज गिव मी 2 मिनट ब्रेक, स्मॉल ब्रेक, ठीक है ना। ओके, चलिए।
चलिए बड़े आगे, कम ऑन। अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो पहली बात है कहाँ ऐसे कौन से केसेस है जहाँ लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। पहली बात है आपका कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, है ना, इसको एक मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, ठीक है ना, और इसको प्रेस्टीज गुड्स, स्नॉब गुड्स या वेबलेन गुड्स भी बोल सकते हैं। ये ऐसे गुड्स होते हैं बेटा, मतलब बोलते हैं बहुत बार, सम पीपल मेजर द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस। अगर कोई चीज़ ज़्यादा महंगी होगी ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी यूटिलिटी भी फिर ज़्यादा है, तो हायर द प्राइस हायर द डिमांड। तो कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि अगर चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी ना तो कुछ लोग उसे और खरीदते हैं, ठीक है। इसमें एक और एमसीक्यू आता है, द प्राइस ऑफ अ पीस ऑफ ज्वेलरी राइजेस, द डिमांड फॉर इट में ऑल्सो राइज एज कंज्यूमर्स अटैच अ स्नॉब वैल्यू, ठीक है ना, कंज्यूमर्स अटैच अ स्नॉब वैल्यू टू ओनिंग एंड डिस्प्लेइंग एक्सपेंसिव आइटम्स, ठीक है ना। तो आंसर क्या है बताओ, स्नॉब वैल्यू। तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, चीज़ों के साथ एक स्नॉब वैल्यू अटैच करते हैं कि जितना महंगा होगा ना उतना मैं बाकियों से अलग दिख पाऊंगा इसको खरीद के, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात है इस गिफ्ट एंड गुड्स, ये भी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है। ये सर रॉबर्ट गिफिन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था गिफ्ट एंड गुड्स का। इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे बेटा ब्रेड का प्राइस बढ़ता है ना, लोग क्या करते हैं, लोग जो है और ब्रेड खरीद लेते हैं, ठीक है ना। सो जनरली दीज गुड्स आर गिफ्ट एंड गुड्स, ऐसे गुड्स होते हैं जो इन्फीरियर नेचर के हैं, जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, एंड जो हमारे कंज्यूमर के बजट में एक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट वो गिफ्ट एंड गुड्स को खरीदने में खर्चा हो जाता है। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना किसी गुड में, उसे ही गिफ्ट एंड गुड बोलते हैं, ठीक है। अब गिफ्ट एंड गुड्स में एमसीक्यू ये आते हैं कि इसमें डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप होता है, मतलब प्राइस बढ़ता है तो गिफ्ट एंड गुड ज़्यादा खरीदे जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको पूछा कि डिमांड कर्व कैसा होगा तो याद रखें अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। लेकिन गिफ्ट एंड गुड्स चूंकि बेटा ये इन्फीरियर नेचर के हैं तो इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट आपका इनडायरेक्ट इनकम डिमांड का रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए यहाँ पे डाउनवर्ड, इसलिए यहाँ पे बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, एंजल कर्व बनता है ना। व्हाट इज एंजल कर्व, जो इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप बताए, दैट इज एंजल कर्व। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर इंस्टीट्यूट इसमें एमसीक्यू पूछता है। तो गिफ्ट एंड गुड्स के केस में अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो गिफ्ट एंड गुड कम खरीदेंगे, तो एंजल कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, याद रखें। अगली बात है ऑल गिफ्ट एंड गुड्स आर इन्फीरियर, मतलब सारे गिफ्ट एंड गुड्स इन्फीरियर नेचर के होते हैं, बट ऑल इन्फीरियर आर नॉट गिफ्ट। इट मीन्स कि इन्फीरियर गुड्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ प्रकार के गुड्स को गिफ्ट एंड गुड बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात है कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी, बोलते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ना डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है समय के साथ साथ। भले ही बेटा वो चीजें महंगी हो रही है फिर भी उसके कांस्टेंट यूसेज से लोग उसको खरीदते ही खरीदते हैं। बोलते हैं जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, भले ही ये महंगा होते जा रहा है फिर भी लोग उसकी डिमांड को कम नहीं करते। दिस इज कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी, ये भी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में आता है। अगली बात है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस, है ना। समझो मैं कोई गुड खरीद रहा हूं, उसका प्राइस दनादन बढ़ रहा है, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार ये ना फ्यूचर में और महंगा हो जाएगा, एक काम करो आज ज़्यादा ले लेता हूँ। मतलब आज प्राइस ज़्यादा है फिर भी लोग उसको खरीद रहे ज़्यादा, क्योंकि उनको ऐसा डर लग रहा है कि फ्यूचर में और महंगा होगा, तो ऐसा, ठीक है। अगली बात है इरैशनल कंज्यूमर। यहाँ पे क्या है, ऐसे व्यक्ति बेटा जो ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को नहीं खरीदते, जिसको पता ही नहीं। बोलते हैं मेनी टाइम पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ द रूलिंग प्राइस, हमें पता ही नहीं था कि पुरानी प्राइस क्या है, हमें पता ही नहीं था कि प्राइस अभी बढ़ी है, हमने तो चीज़ें खरीद ली। तो होता क्या है कि हायर प्राइस पे भी हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं था। या कुछ लोग होते हैं बेटा जो इरैशनल, जो इम्पल्सिव, मतलब कि बस अंधाधुंध चीज़ें खरीदते जाते हैं, कोई रैशनल सोच समझ के कोई कैलकुलेशन नहीं करते कि कितना क्वांटिटी खरीदना चाहिए था, क्या प्राइस होना चाहिए था, इतना सोचते नहीं, बिना सोचे समझे चीज़ें खरीदते रहते हैं। ये अमीर लोग जनरली करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा प्राइस पे भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जा सकती है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। अगली बात है बेटा नेसेसरीज, बोलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस चेंजेस पीपल हैव टू कंज्यूम मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ नेसेसिटी। बोले बेटा अगर नेसेसिटी महंगी हो भी गई फिर भी एक मिनिमम क्वांटिटी तो तुम खरीदोगे ही, तो नेसेसिटीज के केस में भी क्या लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। अगली बात है गाइस स्पेकुलेटिव गुड्स, इसमें क्या होता है, बोलते हैं स्टॉक मार्केट में मोर इज डिमांडेड व्हेन प्राइसेस आर हाई। तो अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ते जा रहा है ना तो लोग उसको और खरीदते हैं, लोग उसको और खरीदते हैं, क्यों, उनको लगता है अगर अभी प्राइस बढ़ रहा ना आगे और बढ़ेगा। तो स्पेकुलेटिव गुड्स उसे बोलते हैं, जैसे कि शेयर्स जिसमें हम पैसा लगाते हैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट आता है हमारा चेंजेस इन डिमांड, बोलते हैं डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान दीजिए डिमांड क्या होता है, इट इज द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, ये बताते हैं कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदना चाहेगा, ठीक है। बोलते हैं आपका डिमांड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंटायर डिमांड कर्व, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंटायर डिमांड कर्व, एंटायर
डिमांड शेड्यूल, लेकिन बेटा जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। ठीक है, आगे बढ़े। अगली बात है चेंजेस इन डिमांड अकर ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो याद रखें डिमांड में चेंज कब आता है, जब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर में चेंज हो तब। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कब आता है बेटा, जब हमारे प्राइस ऑफ द गुड में चेंज आता है तब। क्लियर है बात, आगे नेक्स्ट बोलते हैं। देखो अगर प्राइस के चलो प्राइस वाले देखते हैं। अगर समझो किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है याद रखें। तो ये अगर हमारा डिमांड कर्व है, हमारा पहले ये प्राइस था, इतना क्वांटिटी था, ठीक है। अब अगर मेरा प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, बताइए, मेरा क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट पे आ गया। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में होता है बेटा अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व में हम एक पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। इसका ही एग्जैक्टली उल्टा होता है एक्सपांशन में। मतलब कि एक्सपांशन में प्राइस अगर गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, इसे बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। इसे एक्सटेंशन इन डिमांड भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपवर्ड था, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, याद रखें। अगली बात है बेटा इंक्रीज डिक्रीज कब होगा डिमांड में, जब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर में चेंज हो। जैसे समझो व्यक्ति की इनकम बढ़ गई तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा चीज़ों को, तो इंक्रीज इन डिमांड होगा, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट आता है डिमांड कर में। समझो अगर व्यक्ति की इनकम गिर गई तो वो नॉर्मल गुड्स कम खरीदेगा, तो देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है डिमांड कर में। ठीक है, तो याद रखें शिफ्ट कब आता है, डिमांड के चेंजेस की वजह से। मूवमेंट कब होती है, क्वांटिटी डिमांड के चेंजेस की वजह से। क्लियर है बात, आगे बढ़े। ये एक एमसीक्यू आता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट बाय एनी फर्म इज टू डू व्हाट, इज टू शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट एंड रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो याद रखें हम जब भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डिमांड कर्व में ना राइटवर्ड शिफ्ट आ जाए, मतलब सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी लोग खरीदना चालू कर दें। और रिड्यूस क्यों करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, क्योंकि बेटा जितना इलास्टिसिटी कम होगा उतना रिस्पांस कम होगा। मतलब जब मैंने प्राइस बढ़ाया और इलास्टिसिटी कम है ना तो डिमांड पे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। तो ऑब्जेक्टिव करने का एडवर्टीजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एमसीक्यू आता है बेटा, याद रखें। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल में दिया है ये लाइन। ठीक है ना, आगे बढ़े। अगली बात नेक्स्ट आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। सिंपल बात है कि जब हमारा कोई डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड चेंज होता है तो हमारे डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करता है उसके लिए। अब पहली बात आती है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान देंगे, बोलते हैं जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बेटा बदलता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने टाइम्स रिस्पॉन्ड करेगा, दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ध्यान देना, पहला होता है इसमें बेटा परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या बोलता है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल बात है ना। यहाँ पे परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है बताओ मुझे, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100 सेम क्वांटिटी में। ठीक है, मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन स्लोप इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू द प्राइस क्वांटिटी रेशियो, है ना। क्योंकि ये जो ना ये रेसिप्रोकल है स्लोप की वैल्यू का। ठीक है ना, तो ये होता आता है आपका परसेंटेज मेथड। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो तो आप परसेंटेज मेथड से आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अगली बात आती है आपका पॉइंट मेथड। बोलते हैं कि जब हमारे प्राइस में बहुत ही इनफाइनाइटिज्मल चेंज आता है, बहुत ही छोटा सा चेंज आता है प्राइस में, तो तब हम पॉइंट मेथड लगाते हैं। पॉइंट मेथड में भी दो तरीके हैं, एक होता है डेरिवेशन को यूज करके, एक होता है ज्योमेट्रिक मेथड। डेरिवेशन वाला मेथड कब यूज करते हैं, जब हमें क्वेश्चन में क्वांटिटी डिमांडेड का वैल्यू इक्वेशन फॉर्म में दिया है। आपको बोला क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 100 माइनस 2p। ये क्या हो गया कि हमें डिमांड का वैल्यू जो है इक्वेशन फॉर्म में दिया है, तब हमें डेरिवेशन मेथड लगाना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी विल बी डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाले सेशन में इसके क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट अगली बात है ज्योमेट्रिक मेथड भी कर सकते हैं। ये कब करते बताओ, जब क्वेश्चन में लिखा हो बेटा कि डिमांड कर्व इज टचिंग बोथ द एक्सिस, है ना, या डिमांड कर्व इज मीटिंग बोथ द एक्सिस। तो जब हमारा डिमांड कर्व दोनों एक्सिस को टच करता है, राइट, दोनों एक्सिस को टच करता है, तो उसमें आप बोला जाता है कि हमारा डिमांड कर्व जो है ना, हमारा डिमांड कर्व अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो डिमांड कर्व पे कोई तो भी पॉइंट लिया जाता है कि इस पॉइंट के
नीचे को सेगमेंट को बोलते हैं लोअर सेगमेंट, इस पॉइंट के ऊपर को बोलते हैं अपर सेगमेंट। तो सिंपली ये इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालने तो क्या करूं, तो बोलेंगे लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ज्योमेट्रिक मेथड का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ओके, अगली बात है बेटा आर्क मेथड, है ना। याद रखें बेटा आर्क मेथड जो है इसे मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, इसे मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। आपको बोलते हैं कि कैलकुलेट इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मुझे डिमांड कर्व में 2 पॉइंट्स के बीच अगर इलास्टिसिटी निकालनी है, मतलब कि वो आर्क मेथड की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको यूज करने के 2 तरीके हैं, आप ये करो या ये करो, दोनों से आंसर सेम आता है। सिंपल अगर मैं बोलूँ डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन एडिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू एडिशन ऑफ प्राइसेस अपॉन डिफरेंस इन प्राइसेस, खत्म। इसमें मैं पहला Q1 पहले ले सकता हूँ, P1 पहले ले सकता हूँ, या Q2 पहले ले सकता हूँ, प्राइस पहले P2 पहले ले सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। मैं ये तरीका अपनाऊँ, ये तरीका अपनाऊँ, दोनों से सेम आंसर आता है। ओके, अगली बात देखेंगे, लास्ट मेथड आपका टोटल आउटले मेथड, ठीक है ना। टोटल आउटले मेथड बेटा क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। टोटल आउटले मेथड बोलता है, देखो यहाँ पे जो है ना हम जो है यहाँ इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। टोटल आउटले मेथड जो है हम यहाँ पे सिर्फ ये बता सकते हैं कि डिमांड फॉर गुड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी का नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। हम टोटल आउटले मेथड में क्या करते हैं, हम प्राइस के चेंजेस को कंपेयर करते हैं विद द चेंजेस ऑफ टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर। तो हम प्राइस के चेंजेस को इससे कंपेयर कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। हम यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी को नहीं देख रहे, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू के चेंजेस को देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ टोटल रेवेन्यू, आपका टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जो टोटल रेवेन्यू होता है बेटा वही टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना। सेलर को जो रेवेन्यू मिलेगा उतना ही तो बायर का खर्चा होगा। तो टोटल रेवेन्यू बोलूँ, टोटल एक्सपेंडिचर बोलूँ या टोटल आउटले बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझो बेटा अगर प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू चेंज ही नहीं होता, या प्राइस के गिरने पे टोटल रेवेन्यू चेंज ही नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भैया हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। लेकिन अगर बेटा प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू गिर जाता है, या प्राइस के गिरने पे टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है, मतलब प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में इनवर्स रिलेशन है, तो बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। तो याद रखें, जब प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में इनवर्स रिलेशन है, तो इलास्टिक डिमांड होता है। अगली बात देखेंगे, देखो अगर प्राइस बढ़ा तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ गया, प्राइस गिरा तो टोटल रेवेन्यू भी गिर गया। मतलब कि जब प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इन इलास्टिक डिमांड होता है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। देखो वैसे तो हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इसकी वैल्यू होती है, राइट। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू को इंटरप्रेट करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी इज -2, ये इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका इंटरप्रिटेशन करना है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, बोलेंगे वैल्यू क्या है 2, क्या ये वैल्यू 1 से ज्यादा है क्या, हाँ, तो बोलेंगे भैया इलास्टिक डिमांड है। अब समझे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो बोलते हैं कि देखो वैसे प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच होता है, नेगेटिव वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। लेकिन हमारा क्या बताइए, लेकिन इसका कंक्लूजन, इसको इंटरप्रेट करने के लिए माइनस साइन को इग्नोर करके चेक किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये वाला जो डायग्राम है ये हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का डायग्राम है। यहाँ पे हमारा वर्टिकल डिमांड कर्व है पैरेलल टू वाई एक्सेस। यहाँ पे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी बेटा होता है 0, वर्टिकल डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सेस। ये कब होता है, जब प्राइसेस चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड टस से मस नहीं होता, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, ऐसा। आगे बढ़े, अगली बात क्या है, बोलते हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो इस प्रकार से, इसे बोलते हैं कि हमारा डिमांड कर्व क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है ना। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एमसीक्यू आएगा। तो ये कब होता है, जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपका होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना दैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ये एमसीक्यू आएगा, तो याद रखना पड़ेगा डिमांड कर्व का शेप। आगे बढ़े, अगली बात बोलते हैं जब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है तो ये इसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होना। यहाँ पे थोड़ा स्टीपर डिमांड कर्व है, प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 है, माइनस साइन को इग्नोर करके चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। व्हेन प्राइस फॉल्स बायर्स आर अनविलिंग टू सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। बोलते हैं प्राइस जब गिरती ना, व्हेन प्राइस फॉल्स नहीं, व्हेन प्राइस राइजेस लिखना चाहिए मुझे,
इसको ठीक करो, यहाँ पे होना चाहिए व्हेन प्राइस राइजेस। व्हेन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ता है ना तो बहुत ज़्यादा डिमांड कम नहीं होता। क्वांटिटी डिमांडेड इज इनसेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो क्या होता है, तो आपका होता है इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। लेकिन इलास्टिक डिमांड भी हो सकती है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो फिर क्या होता है आपका इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैटर डिमांड कर्व होता है, देखो थोड़ा सा फ्लैटर है ये एज कंपेयर टू ये, एज कंपेयर टू इन इलास्टिक ये ज़्यादा स्टीप है, ये ज़्यादा फ्लैटर डिमांड कर्व है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट है आपका, ये देखिए बोलते हैं हमारा डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल कब होता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोलते हैं जब हमारे इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है तब ऐसा होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, ये जनरली परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में ऐसा देखने को मिलता है। डन, आगे बढ़े। अगली बात है टोटल आउटले मेथड में बेटा कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं, अभी जितना मैं बोल रहा हूँ उतना याद रखें, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट लिखा है ना, ये रैशनल वाला नहीं है, याद रखें। ये रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में जो पढ़ा था ना, वो वाला प्राइस इफेक्ट नहीं है ये, आप समझे, ये रैशनल वाला प्राइस इफेक्ट नहीं है, प्लीज ध्यान देंगे। कम ऑन गाइस, यस, क्या सबका ध्यान है क्या? हाँ, तो ये रैशनल वाला प्राइस इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे प्राइस इफेक्ट का मतलब ये होता है बेटा कि समझो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है ना, तो अब मैं सेम क्वांटिटी जो पहले बेच रहा था उसको हाई प्राइस पे बेच पाऊंगा, तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। तो प्राइस इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी ना तो टोटल रेवेन्यू के साथ क्या होगा वो बता रहा है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, ऐसा कौन बोलता है? प्राइस इफेक्ट। क्वांटिटी इफेक्ट क्या बोलता है कि देखो भाई अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो मैं कम क्वांटिटी बेच पाऊंगा पहले का कंपैरिजन में, तो टोटल रेवेन्यू मेरा गिर जाता है। तो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट, क्वांटिटी इफेक्ट, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करके लिया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात देखें। अब यहाँ पे ना आपको एमसीक्यू एक्चुअली इसमें आता है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, बाकी छोड़ दो, सिर्फ इतनी काम क्या है सोचो। मुझे बताओ इन इलास्टिक डिमांड अगर रही, इन इलास्टिक डिमांड तो क्या होता है, मतलब प्राइस अगर बढ़ा भी ना बहुत ज्यादा तो डिमांड थोड़ा सा ही चेंज होता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे प्राइस ज्यादा पावरफुल है, तो याद रखें यहाँ पे क्वांटिटी इफेक्ट इज लेस देन प्राइस इफेक्ट। इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस ज्यादा पावरफुल है, तो याद रखें आपको एमसीक्यू आएगा कि एज पर टोटल आउटले मेथड इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, क्वांटिटी इफेक्ट इज लेस देन प्राइस इफेक्ट, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगली बात देखें, इलास्टिक डिमांड। मुझे एक बात बताओ, अगर डिमांड इलास्टिक है मींस व्हाट, अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना, अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज हो जाता है। अच्छा, मतलब कि इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा प्राइस इफेक्ट से। एंड अगर मेरा यूनिट इलास्टिक डिमांड है तो क्या होगा, जितना प्राइस इफेक्ट उतना ही क्वांटिटी इफेक्ट, बस। तो आपको इस पे बस इतना एमसीक्यू आ सकता है, ये नया पॉइंट इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में ऐड किया था, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, अगला सवाल नेक्स्ट देखेंगे बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। चलिए ध्यान देंगे, पहली बात है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। समझो अगर मेरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो क्या होगा, तो हमारा इलास्टिक डिमांड होगा। अगर हमारे जैसा प्रोडक्ट दूसरा मार्केट में नहीं मिलता तो क्या होगा, तो फिर इन इलास्टिक डिमांड होगा। हमारा प्राइस बढ़ भी गया तो भी लोग ज़्यादा खरीदेंगे, हमारा प्रोडक्ट का डिमांड कम करेंगे नहीं, ठीक है। फिर से सुनिए, इलास्टिक डिमांड क्या है, जब प्राइस चेंज होता है तो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा तो दन्ना से डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने में। और इन इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, जैसे समझो हमारे प्रोडक्ट के जैसा दूसरा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, तो प्राइस बढ़ा भी दिया ना तो डिमांड बहुत ज्यादा कम होंगी नहीं। क्लियर है, आगे बढ़े। अगली बात देखें, बोलते हैं कि हम समझो गुड्स को एज अ ग्रुप देखें ना जेनरिक वे में, तो इन इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे मैंने बोला नमक का डिमांड या पेट्रोल का डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है ना। पेट्रोल का काम पेट्रोल ही कर सकता है, लेकिन मैं आपको बोलूँ ब्रांड वाइज, अगर मैं आपको ब्रांड वाइज बोलूँ कि रिलायंस पेट्रोल का डिमांड कैसा है, तो बोलते रिलायंस का पेट्रोल अपना IOCL का पेट्रोल, अपना भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल। तो अगर ब्रांड वाइज देखूंगा तो फिर डिमांड इलास्टिक हो जाती। तो फिर से अगर मैं किसी गुड को एज अ होल देखूं जेनरिक वे में तो उसका इन इलास्टिक डिमांड होता है, लेकिन अगर मैं ब्रांड वाइज डिमांड देखता हूं तो फिर इलास्टिक डिमांड हो जाता है, क्योंकि एक ब्रांड ने प्राइस बढ़ाया तो लोग फिर उस ब्रांड को छोड़ के दूसरे ब्रांड का पेट्रोल खरीद लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात देखें, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ कंज्यूमर्स बजट। देखो अगर बेटा कोई प्रोडक्ट है जिसपे मैं मेरे इनकम का बहुत ज्यादा प्रपोर्शन खर्चा कर देता हूं तो ऐसी चीजों का डिमांड इलास्टिक होता है ना। तो जैसे रेंट, क्लोथिंग, इस पे ज्यादा पैसा खर्चा होता है तो इलास्टिक डिमांड। लेकिन सॉल्ट, नमक, मैचेस, माचिस की तीली है ना, बटन, ये जो शर्ट में बटन है वो, इस पे बहुत कम खर्चा होता है अपने इनकम का, तो इसका प्राइस
चेंज भी होगा ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इन इलास्टिक डिमांड। आगे बढ़े। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द नीड दैट द कमोडिटी सेटिस्फाई। समझो अगर कोई लग्जरी गुड्स की बात कर रहा हूं तो मैं बाद में खरीद सकता हूं, उसकी कोई अर्जेंसी नहीं होती। तो लग्जरी गुड्स का जनरली अगर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक, राइट। अगर लग्जरी गुड्स महंगे हो गए ना तो जनरली हम कम खरीदेंगे ऐसा। लेकिन अगर नेसेसिटीज की बात करूं तो इसको मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता, नेसेसिटी तो अभी का भी होना। तो अगर नेसेसिटी महंगी हो भी जाएंगे ना फिर भी उसको हम खरीदेंगे जितना हमें चाहिए, इसलिए नेसेसिटीज का इन इलास्टिक डिमांड होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ विच अ कमोडिटी कैन बी पुट टू यूज। अगर कोई प्रोडक्ट है बेटा जिसको मल्टीपल जगह में यूज कर सकता हूं तो उसका इलास्टिक डिमांड होता है। याद रखें, मोर द पॉसिबल यूजेस ऑफ कमोडिटी ग्रेटर इट्स इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि जब प्राइस गिरेगा ना तो उसको ज्यादा खरीद के मल्टीपल जगह यूज करूंगा। आगे बढ़े, अगली बात है टाइम पीरियड। समझो बेटा अगर प्राइस चेंज होता है तो एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डिमांड चेंज नहीं कर सकता, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में ज्यादा डिमांड चेंज कर सकता हूं। तो टाइम पीरियड याद रखें, शॉर्ट टाइम पीरियड में इनइलास्टिक डिमांड, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में जो है इलास्टिक डिमांड। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कंज्यूमर हैबिट। बेटा अगर कंज्यूमर हैबिचुअल हो जाता है किसी प्रोडक्ट का तो अब अगर वो चीज महंगी हो भी जाएंगी ना फिर भी लोग उसको खरीदते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। आगे बढ़े, अगली बात टाइड डिमांड। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में मेरे दोस्त क्या बताइए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में टाइड डिमांड होती है। एक गुड की डिमांड दूसरे से टाइड है ना, तो यहां पे हो जाती है बेटा इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना, जैसे पेन रिफिल, दोनों का क्या टाइड डिमांड है। अब मेरे पास अगर पेन है और अगर रिफिल महंगी हो गई तो भी रिफिल खरीदनी ही पड़ेगी, पेन चलाना है तो ऐसा। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगली बात है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज क्या बोलता है बेटा? अगर कोई चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा महंगी है तो अगर वो और महंगी हुई तो कोई फर्क पड़ेगा? जैसे लैम्बोर्गिनी 4 करोड़ की कार है, अगर वो 4 करोड़ 10 लाख की होगी तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जो अमीर व्यक्ति है जो 4 करोड़ दे सकता है वो 4 करोड़ 10 लाख भी दे सकता है। तो वेरी हाई प्राइस या वेरी लो प्राइस अगर प्रोडक्ट है तो रहेगा इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन अगर आपको बोला कि मिडिल रेंज का कोई प्रोडक्ट है तो उसका इलास्टिक डिमांड रहेगा, उसके प्राइस से हमें फर्क पड़ेगा। ठीक है। एंड फाइनली माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। ये क्या बोलता है कि देखो अगर मैंने कोई बहुत महंगी चीज खरीदा, समझो बेटा प्रणव सर ने जो है ना आईफोन खरीदा, अब आईफोन आया 1 लाख रुपए का, अब उसके साथ वो कवर खरीद रहे, कवर, आईफोन का कवर। अब आईफोन का कवर जो है 500 रुपए से 700 रुपए का हो गया तो भी प्रणव सर उसे खरीद लेंगे। बोलेंगे अब जब इतना महंगा आइटम खरीद रहा हूं 1 लाख का तो अब ये छुटपुट आइटम का प्राइस थोड़ी देखते बैठूंगा। बोलते हैं चीप कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स टू बी यूज्ड विद द कॉस्टली प्रोडक्ट। तो चीप प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है इन इलास्टिक हो जाता है। महंगी चीज के साथ कोई छुटपुट छोटी चीजें लेते हैं ना तो वो छोटी चीजों का प्राइस हमें उतना अफेक्ट नहीं करता, वो प्राइस ज्यादा भी रहना तो भी ले लेते उसको, ऐसा इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसे फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करें। हमने पहले देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगली बात है बेटा इनकम इलास्टिसिटी। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? बोलते हैं इनकम के चेंज होने पे हमारा डिमांड कितने टाइम से चेंज होता है, दिस इज इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है ना। इसमें 3 मेथड है, प्रोपोर्शनल मेथड, परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड। ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शनल मेथड क्या बोलता है कि देखो इसमें ना कोई फॉर्मूला नहीं, याद रखें प्रोपोर्शनल मेथड बच्चों को पता भी नहीं होता इसके बारे में ज्यादातर, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस यहाँ पे हम चेंजेस को देखते हैं। ध्यान दीजिए, बोलते देखो अगर हमारी इनकम बढ़ी और इनकम बढ़ने के बाद किसी गुड पे जो मैं मेरे प्रोपोर्शन ऑफ इनकम खर्चा करता था, समझो मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, मैं मेरे इनकम का 30% पैसा खर्चा करता हूं एक गुड एक्स को खरीदने में, मतलब 30,000 रुपए खर्चा करता हूं एक्स पे। तो इनकम समझो अब बढ़ गई, 1 लाख से इनकम बढ़ गई, इनकम के बढ़ने पे अब वो गुड एक्स पे मैं मेरे इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्चा करता हूं, ये यूज करते हैं हम प्रपोर्शन मेथड में। बोलते हैं इनकम के बढ़ने के बाद अगर किसी गुड पे मेरा प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है ना, तो होता है आपका इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अगर इनकम बढ़ने के बाद पहले जितना इनकम का प्रपोर्शन खर्चा कर रहा था बाद में भी उतना ही कर रहा हूं तो मेरा इनकम इलास्टिसिटी होता है इक्वल टू 1। अगर इनकम बढ़ने के बाद पहले जितना प्रपोर्शन खर्चा करता था अब मेरे इनकम का कम प्रपोर्शन खर्चा कर रहा हूं प्रोडक्ट पे तो इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है। बस इतना ही है इसमें। ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे, बोलते हैं परसेंटेज मेथड। देखेंगे यहां पे हमारे परसेंटेज मेथड में क्या होगा, वही सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है। यहां पे देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, वही चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, सेम वही फॉर्मूला है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात देखेंगे, कम ऑन नेक्स्ट बात देखेंगे, हाँ नेक्स्ट बात देखिए, बोलते हैं आर्क मेथड में क्या होगा, आर्क मेथड में वही सेम फॉर्मूला है ना, डिफरेंस इन क्वांटिटी
अपॉन एडिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू एडिशन ऑफ प्राइसेस अपॉन डिफरेंस इन प्राइसेस, खत्म। ठीक है, आगे अपने नेक्स्ट बात क्या है बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। बोलते हैं देखो हमारे दो प्रकार के रिलेटेड गुड्स होते हैं, आपका सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, और बाकी हो सकते हैं अनरिलेटेड, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच सेटिस्फाई सेम वांट। सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये जो है ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने बनाया है क्रॉस डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व नहीं है, ये क्रॉस डिमांड कर्व है। ये क्रॉस डिमांड कर, मतलब क्या, यहाँ पे एक चीज का प्राइस और दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड बता रहा हूँ, ऐसा क्रॉस डिमांड कर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, समझो बेटा अगर पेप्सी अगर हमारी महंगी हो जाएगी ना, अगर पेप्सी हमारी महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा, तो लोग बोलेंगे काम करो पेप्सी छोड़ो, हम ना कोका कोला ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो याद रखें हमारा जो है अपवर्ड स्लोपिंग क्रॉस डिमांड कर बनता है कहाँ पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। वही बात बेटा अगर मैं करूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, तो टू गुड्स विच आर टू बी कंज्यूम टुगेदर, जैसे पेन एंड इंक। बेटा अगर पेन महंगी हो जाएगी ना तो बोलेंगे भैया जान दो, फिर इसका इंक भी खरीदने का मतलब नहीं। तो पेन खरीद महंगी हो जाएंगे तो पेन ही कम खरीदेंगे, तो इंक का भी काम हमारा क्या बताओ कम हो जाएगा। तो एक चीज का प्राइस और उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड, तो इसका क्रॉस डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। बेटा प्लीज ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बेटा अगली बात, अनरिलेटेड गुड्स, दो गुड्स जिसका रिलेशन ही नहीं है। समझो लैपटॉप अगर महंगा हो गया तो बर्गर के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, अरे कोई लेना देना ही नहीं है दोनों का, ऐसा अनरिलेटेड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भी सेम वही परसेंटेज मेथड एंड आर्क मेथड, सेम वही तरीका है। अच्छा यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो किसके लिए होता है, अनरिलेटेड गुड्स के लिए। हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव किसके लिए होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो पॉजिटिव आता है कहाँ पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। याद रखें अगर मेरा क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, लो वैल्यू है, तो रिमोट सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब दो गुड्स सब्स्टिट्यूट है पर दोनों में उतनी सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का वैल्यू पॉजिटिव एंड वेरी हाई है तो बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, दो गुड्स दोनों में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा। ठीक है, अगली बात है दो गुड्स जिसका क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है एंड इनफाइनाइट है, तो इसे बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अगली बात, हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी बेटा नेगेटिव कब आता है, क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव कब आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। ठीक है ना, तो याद रखें जब हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी स्लाइटली बिलो जीरो है, मतलब नेगेटिव है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो बोलेंगे वीक कॉम्प्लीमेंट्स है। दो गुड्स दोनों को साथ में यूज किया जा सकता है पर उतना मजा नहीं आता, वीक कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन अगर नेगेटिव और वेरी हाई वैल्यू है क्रॉस इलास्टिसिटी की तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स, दो गुड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स है, बढ़िया जोड़ है दोनों का। एंड फाइनली अगर नेगेटिव एंड इनफाइनाइट है तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स इसे बोला जाता है। क्लियर है बात, आगे बढ़े अगली बात। यहाँ पे आप देखेंगे रिमोट एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट, ध्यान दीजिए आपको ना इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में सवाल पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। रिमोट सब्स्टिट्यूट्स क्या है, दो गुड्स जिन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी बहुत कम है, जैसे आईफोन और सैमसंग एकदम ही सेम है क्या दोनों, नहीं है ना। तो यहाँ पे दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट है पर एकदम सेम है क्या दोनों मोबाइल, नहीं, इसलिए ये एक दूसरे से क्या है, रिमोट सब्स्टिट्यूट्स है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टीपर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्रॉस डिमांड कर बनता है। एक चीज का अगर प्राइस बढ़ा तो एकदम से इसका डिमांड एकदम से कम हो जाएगा क्या, नहीं, थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, दो गुड्स जिसमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, इसे बोलते हैं आपका क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटर अपवर्ड स्लोपिंग क्रॉस डिमांड कर्व होता है, जैसे कि पेप्सी एंड कोका कोला, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। अगर पेप्सी बेटा थोड़ा सा भी महंगा हुआ ना, अगर पेप्सी थोड़ा सा भी महंगा हुआ ना तो एकदम से कोका कोला की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग पेप्सी खरीदना ही बंद कर देंगे, कोका कोला खरीदेंगे ज्यादा, राइट। तो ऐसा है रिमोट एंड क्लोज। आपको ना ये डायग्राम दिया है एमसीक्यू में और बोला है बताओ ये डायग्राम किसका है, डन। सबसे बड़ा यूनिट हमारा खत्म होता है ना। अब हमें जो है क्या बताइए, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर करना है, रेडी है, चलिए क्या रेडी है, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो चैप्टर 2 यूनिट 2 देखेंगे, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे, दनादन आइए। यहाँ पे सबसे पहले बेटा बात होती है आपके नेचर ऑफ वांट्स की, कि हमारे ह्यूमन वांट्स किस प्रकार के होते हैं। बोलते हैं देखो ह्यूमन वांट्स बेटा अनलिमिटेड नेचर के होते हैं, क्योंकि दे आर नेवर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, दे डिफर इन इंटेंसिटी। अलग अलग चीज़ों का वांट अलग अलग होता है, जैसे अगर हमारा नेसेसिटी है तो उसका अर्जेंट वांट होता है, पर लग्जरी गुड्स का उतना अर्जेंट वांट नहीं होता। दे आर सेटिएबल, बोलते हैं कोई भी प्रकार का वांट इकोनॉमिक्स में तभी हम वांट बोलते हैं जब वो केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड है, मतलब हम वांट तभी बोलेंगे जब वो हम सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना, इट इज केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव, बोलते हैं हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है,
पैसा तो लिमिटेड है, तो सारे बॉन्ड एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, है ना, कि पहले कौन सा पूरा करें। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ बॉन्ड्स जो है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं, मतलब कुछ बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए मल्टीपल गुड्स साथ में यूज करना ही पड़ता है। अगर मुझे ट्रैवल करना है कार के थ्रू तो कार में पेट्रोल डालना ही पड़ेगा तो ही कर पाऊंगा। आप बोलते हैं वॉन्ट्स को पूरा करने के ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं, जैसे अगर मुझे भूख लगती है तो मैं बर्गर भी खा सकता हूँ, पिज्ज़ा भी खा सकता हूँ, रोटी सब्जी भी खा सकता हूँ। तो सेम वांट को पूरा करने के ऑल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं। वांट्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर, ये पर्सन टू पर्सन टाइम एंड प्लेस के हिसाब से बदलते रहते हैं। कुछ वांट्स होते हैं जो बार बार आते हैं, जैसे नेसेसिटीज में वांट रेकर करते हैं, लेकिन कुछ वांट्स बार बार आते नहीं हैं। आगे बढ़े अगली बात बोलते हैं वांट्स में बिकम हैबिट और कस्टम। तो बहुत बार हमारे वांट्स जो है वो हैबिट हमारी आदत बन सकते हैं, कस्टम मतलब रीति रिवाज बन सकते हैं। आगे बढ़े बोलते हैं हमारे वांट इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट से अफेक्ट होते हैं। बोलते हैं वांट्स जो है ना मल्टीपल रीजन से अराइज हो सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल, आपके साइकोलॉजिकल नीड या फिजियोलॉजिकल नीड के थ्रू, या आपके इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस पे डिपेंड करेगा। अगर आप कोई ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे सब हाईफाई लोग हैं तो आप भी खर्चे हाईफाई वाले करोगे फिर, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात आती है बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, है ना। तो वांट्स को तीन प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, नेसेसरीज, कंफर्ट, लग्जरी। नेसेसरीज में आता है आपके तीन, नेसेसरी फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरी। ध्यान दीजिए, नेसेसरी फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस क्या है? ऐसे नेसेसरीज बेटा नेसेसरी टू मीट मिनिमम फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो बेसिक रोटी कपड़ा मकान जो है ये हमारे किस में आता है? नेसेसरी फॉर लाइफ फॉर एग्जिस्टेंस। अगली बात है नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। बोलते हैं अगर हम हमारे जिंदगी को लंबे समय तक जीना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेंटेन और एनहांस आर लॉन्जिविटी, एनर्जी, एफिशिएंसी एट वर्क, तो हमें नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी पे फोकस करना चाहिए। हमें नरिशिंग फूड, हमें एडिक्वेट क्लोथिंग, क्लीन वाटर, ये सब हमें यूज करना चाहिए, है ना। एंड कन्वेंशनल नेसेसरी क्या है? बोलते हैं ऐसी चीजें जो नेसेसरी है नहीं पर हैबिट की वजह से हमने बना दिया है, दैट इज कन्वेंशनल नेसेसरी। बोलते हैं which are not necessary but become necessary due to the pressure of habit या custom conventions, हमारे रीति रिवाज के वजह से अब उसको करना जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गांव में, कुछ विलेजेस में ऐसा होता है कि लड़कियों को साड़ी ही पहननी है सब, ये क्या हो गया? एक प्रकार से रीति रिवाज, एक प्रकार से कन्वेंशन हो गया। अब वैसे जरूरी नहीं है ये, पर अब रीति रिवाज है तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। अगली बात है, नेक्स्ट है आपका कंफर्ट। बोलते हैं कंफर्ट जो है ये हमारी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाते हैं, बट दे आर लेस अर्जेंट देन नेसेसिटी। याद रखें, ये नेसेसरी से लेस अर्जेंट होता है, ठीक है ना। अगली बात आती है आपका लग्जरी। बोलते हैं लग्जरीज जो है ये होते हैं बेटा सुपरफ्लुअस। क्या होते हैं? ये होते हैं आपके सुपरफ्लुअस। ये सुपरफ्लुअस होते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन जस्ट नीड, मतलब एक्चुअल में इसकी कोई जरूरत होती ही नहीं हमें बिल्कुल भी, फिर भी हमें चाहिए क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है तो क्या करें सर। सो दे आर सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव, है ना। दे आर नॉट एट ऑल एसेंशियल फॉर लिविंग, ये जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। आगे बढ़े अगली बात, बोलते हैं यूटिलिटी क्या होता है? बोलते हैं यूटिलिटी का मतलब होता है एंटीसिपेटेड या एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। किसी प्रोडक्ट से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, कोई प्रोडक्ट को अगर मैंने खरीदा तो इससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, दिस इज व्हाट यूटिलिटी, ठीक है ना। बोलते हैं कि अगर मैंने कोई चीज को कंज्यूम नहीं किया फिर भी उसकी यूटिलिटी हो सकती है। जैसे मेरे सामने अगर मैं गुलाब जामुन लेके आऊं तो गुलाब जामुन को देख के आपके मन में इच्छा हो सकती है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो कितना मजा आएगा, ऐसा, आप समझे क्या। तो जो चीज़ों को हमने कंज्यूम नहीं किया ना उसकी भी यूटिलिटी कुछ ना कुछ हो सकती है। बोलते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोगों को गुलाब जामुन पसंद है, कुछ को नहीं होंगे। तो जिसको पसंद है उसके लिए गुलाब जामुन की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, जिसको नहीं पसंद उसके लिए गुलाब जामुन की यूटिलिटी कम होगी, ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे, from the economic standpoint of view, even harmful things like liquor may said to have utility because people want them. Concept of utility is ethically neutral. मतलब क्या है? मतलब यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं बोलता कि अच्छी चीज़ों की ही यूटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे सिगरेट, जिन लोगों को सिगरेट पीना अच्छा लगता है उनके लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एथिकली न्यूट्रल है, मतलब ये जजमेंट पास नहीं करता। यूटिलिटी ये नहीं बोलता कि अच्छी चीज़ों का ही यूटिलिटी ज़्यादा, ऐसा नहीं। सिगरेट बुरी चीज़ है फिर भी उसका यूटिलिटी ज़्यादा होता है, जिसको वो पसंद है उनके लिए। नेक्स्ट बोलते हैं पीपल नो, ये एमसीक्यू आता है जो लाइन अभी बताने वाला हूं। पीपल नो द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू व्हाट? थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, है ना। हमें पता कैसे चलेगा कि किसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी क्या है? हम सोच विचार करेंगे, अपने मन में झांक के देखेंगे कि किसी चीज को खरीद के हमें कितना मजा आएगा। तो यूटिलिटी के बारे में पता कैसे चलता है? इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अगली बात है यूटिलिटी हाइपोथेसिस। यूटिलिटी का जो हमारा एनालिसिस है इसे दो तरीकों में बांटा हुआ है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाले क्या बोलते हैं कि जो भी हम सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं किसी प्रोडक्ट से, इट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली।
मतलब हम काउंट करके बता सकते हैं, मेजर करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना यूटिलिटी हमें मिलता है किसी प्रोडक्ट से। इसके लिए बेटा थ्योरी दी गई है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बाय एल्फ्रेड मार्शल। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलता है कि है कार्डिनल वालों ढोकलो छोले भटूरो, हम यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी वाले बोलते हैं इट स्टेट्स दैट द सेटिस्फैक्शन व्हिच अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट, है ना, इट क्या बताइए, इट कैनॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ रैंकिंग करके बता सकते हैं कि किसमें हमें यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, पर कितनी ज्यादा मिल रही है ये नहीं बता सकते हैं। इसके लिए मुझे बताइए कॉमन जल्दी, इसके लिए जो है एनालिसिस क्या है, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया गया है बाय हिक्स एंड एलन। ये क्लियर है बात, मुझे बताइए कॉमन। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, या इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बोलता है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने देता लॉ। ये क्या बोलते हैं कि जैसे जैसा हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं ना, तो हर एडिशनल यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है वो दनादन गिरते जाता है, राइट। अब ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल को देखकर हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बताइए। पहली बात, हमारा मार्जिन यूटिलिटी क्या है, एक एडिशनल यूनिट से कितना हमें यूटिलिटी मिलता है, दिस इज मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या है कि टोटल में कितना यूटिलिटी मिला, जैसे फॉर एग्जांपल पहले यूनिट से मिला 50 का यूटिलिटी, दूसरे से मिला 40 का, तो दोनों को मिला के कितना मिला, 90 का। सो मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि एक एडिशनल यूनिट से कितना यूटिलिटी मिल रहा है, दैट इज 40। टोटल यूटिलिटी बताता है टोटल में कितना मिला, 90, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये जो टेबल है हमारा MUTU वाला, ये जो टेबल है ना, तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखें, यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि मार्जिन यूटिलिटी हमारा पॉजिटिव हो सकता है, चेक करो, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये 0 हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव यूटिलिटी मतलब क्या, मतलब इसको बोलते हैं बेटा डिस यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं डिस यूटिलिटी। मतलब हमने इतना जबरदस्ती ठूस लिया खाना कि अब अनकंफर्टेबल लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, अब अनकंफर्टेबल आ रहा है, उल्टी करने का मन कर रहा है, इसे बोलते हैं डिस यूटिलिटी होना, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, पहला पॉइंट होगा। नेक्स्ट देखें, मार्जिन यूटिलिटी की वैल्यू बेटा गिरते रहती है ना, क्योंकि यही तो चीज़ ये लॉ बोलता है, जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट को मैं कंज्यूम करूंगा, हर एडिशनल यूनिट का मार्जिन यूटिलिटी कम आएगा, हर एडिशनल यूनिट से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम कम होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी बेटा राइजेस व्हेन MU इज पॉजिटिव बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। देखो, जब तक टोटल मार्जिन यूटिलिटी आपका पॉजिटिव है ना, तब तक ही आपका टोटल यूटिलिटी यहाँ पे राइज कर रहा है ना, लेकिन इट इज राइजिंग एट व्हाट, या इट इज इंक्रीजिंग एट व्हाट, एट डिक्रीजिंग रेट, इट इज इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट, राइट। एंड यहाँ पे देखिए, जब मेरा मार्जिन यूटिलिटी 0 है ना, तब टोटल यूटिलिटी मेरा मैक्सिमम है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सुनना ध्यान से, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी यहाँ पे भी 128, यहाँ पे भी 128, तो फिर मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए, तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा होगा, ये लेवल मैक्सिमम है कि ये लेवल मैक्सिमम है, कौन सा मैक्सिमम है। तो मैंने आपको बोला था जिस लेवल के बाद वैल्यू गिरना चालू हो जाता है उसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो क्या इसके बाद वैल्यू गिर रहा है क्या, नहीं, इसलिए इसके बाद वैल्यू गिर रहा है ना, तो फिर ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, बताए कौन, यस। तो 5th यूनिट पे हमारा मैक्सिमम है, तो जब मार्जिन यूटिलिटी 0 है ना, तब टोटल यूटिलिटी बेटा आपका मैक्सिमम होता है। एंड जब मार्जिन यूटिलिटी 0 है ना, इसको बोलते हैं कि हमारा सैचुरेशन पॉइंट, हमारा सेटिएशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ सटाइटी अचीव हो चुका है। मतलब अब हम हमारे पेट में और कुछ नहीं डाल सकते, और कुछ नहीं खा सकते इसके ऊपर, ऐसा, इसको बोलते हैं MU = 0, ठीक है। वंस दिस पॉइंट इज रीच्ड, कंज्यूमर वुड रिफ्यूज एनी एक्स्ट्रा यूनिट इवन इफ इट इज देयर फॉर फ्री। मतलब इसके बाद अगर आपको बोला और ठूसो, तो अगर इसके बाद और ठूसा ना, तो तुमको फिर डिस्कंफर्ट होगा, है ना, उल्टी करने का मन करेगा फिर, ऐसा। नेक्स्ट आगे बढ़े, बोलते हैं MU जब नेगेटिव होता है ना, तब टोटल यूटिलिटी गिरता है। चेक करो, जब MU नेगेटिव है तब टोटल यूटिलिटी अब गिरना चालू हो गया। अच्छा, आगे बढ़े। एंड याद रखें बेटा, मार्जिन यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, है ना। तो अगर मैं टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप निकालू, दैट इज चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, तो फॉर्मूला बनेगा चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और यही फॉर्मूला मार्जिन यूटिलिटी का होता है। तो मार्जिन यूटिलिटी इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, तो टोटल यूटिलिटी कैसे आता है, सारे मार्जिन यूटिलिटीज को ऐड करके टोटल यूटिलिटी आ जाता है, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी कैसे आता है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एट n इज टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1। मतलब क्या है, इधर आइए, मतलब जैसे अगर मैंने आपको बोला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ, जैसे मैंने बोला कि सेकेंड पीस का अगर मार्जिन यूटिलिटी चाहिए तो कैसा आएगा, तो बोलते हैं देखो टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1, मतलब 2 - 1 क्या है, 1।
तो टोटल यूनिटी एट 2 क्या है 90 माइनस 50, आंसर आ जाएगा 40। तो इस तरह से मार्जिनिटी आता है, ठीक है, उसका ऐसा फॉर्मूला है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करें या अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं कि मार्जिनिटी इज चेंज इन टोटल यूनिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, दोनों ही सेम बात है, दोनों से है ना। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। तो आपका मार्जिनिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो मार्जिनिटी कम कम होते जाता है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। लेकिन टोटल यूनिटी कर्व कैसा है, ये इन्वर्टेड यू शेप का है। देखो ये कैसा है, ये इन्वर्टेड यू शेप का कर्व है। आप समझे बात क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ये इन्वर्टेड यू शेप का होता है, ठीक है, डन। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट आइए बेटा, अगली बात क्या है, नेक्स्ट है आपका अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। चलिए दनादन देखेंगे। पहली बात है रैशनल, हम अज्यूम कर देंगे हमारा कंज्यूमर रैशनल है, सोच समझ के डिसीजन लेता है। अगली बात है कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, हम अज्यूम कर देंगे हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में। नेक्स्ट अगली बात है हम मनी के टर्म्स में भी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स और इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मैंने बोला कि पहले गुलाब जामुन से मुझे 50 यूटिलिटी मिल रहा है, या मैं बोल सकता हूं कि 50 रुपए जितना यूटिलिटी मिल रहा है, मतलब पहले यूनिट से 50 रुपए जितना मजा आ रहा है, ऐसा। तो हम मनी के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगली बात है अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, हमें और जो भी फैक्टर्स लगते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारे कंजम्पशन को, उसके कांस्टेंट समझो, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। अगली बात है कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन, बोलते देखो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी तभी देखने को मिलेगा जब हम कंटिन्यूअस बेसिस में किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। अगली बात है होमोजीनस यूनिट्स, मैं जब भी गुलाब जामुन खा रहा हूं ना तो हर एक गुलाब जामुन सेम होना चाहिए, पूरा आइडेंटिकल होना चाहिए, तो ही ये लॉ देखने को मिलेगा, तो ही ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि हर एडिशनल यूनिट में मार्जिनिटी कम हो रहा है। तो होमोजीनस सेम टू सेम यूनिट्स होने चाहिए सारे के सारे। अगली बात है स्टैंडर्ड यूनिट्स, यहां पे बात चल रही है बेटा साइज की। समझो मुझे प्यास लगती है और मैं चम्मच से पानी पीना चालू कर दूं तो नहीं चलेगा। बोलते हैं अगर प्यास लगती है तो पूरा ग्लास भर पानी पियो, तो पहले ग्लास में जितना मजा आएगा ना, सेम मजा दूसरे ग्लास में नहीं आएगा, ऐसा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। नेक्स्ट अगली बात है कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखो जब मैं गुलाब जामुन खरीदता हूं ना तो पैसा खर्चा होता है, तो पैसों की भी खुद की मार्जिनिटी चेंज होती है। पर ये करने से ना बेटा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक काम करो, जब मैं गुलाब जामुन का मार्जिनिटी निकाल रहा हूं ना, तो एक काम करो, पैसा जो मैं खर्चा कर रहा हूं ना, पैसों की खुद की मार्जिनल यूटिलिटी को आप कांस्टेंट समझो, वरना हम इसको यूज करके गुलाब जामुन की यूटिलिटी नहीं निकाल पाएंगे, समझे। अगली बात नेक्स्ट है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। होता क्या है कि आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना बेटा, ये इग्नोर करता है क्या, ये इग्नोर करता है सप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को, ये इग्नोर करता है। इसको बोलते हैं एक टाइम पे एक ही गुड का यूटिलिटी निकालेंगे, ऐसा ये बोलता है, ठीक है भाई, डन। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे गलती से फिर से अजम्पशन लिख दिया है। अगला टॉपिक है बेटा आपका लिमिटेशंस। अगला टॉपिक क्या है इसका, लिमिटेशन, कि क्या लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी, इसका क्या कोई लिमिटेशन है, कोई कमी है क्या इसकी। हाँ पहला देखें कि इसमें ना बहुत फालतू हमें अनरियलिस्टिक अजम्पशन लेने पड़ते हैं जो रियल लाइफ में हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात है, नेक्स्ट है केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका मतलब क्या है, बोलते हैं कि जब रिलेटेड गुड्स होता है ना, रिलेटेड गुड्स, तो क्या होता है, जैसे कि मुझे बताओ अगर मुझे चाय मिल रही है विदाउट शक्कर तो ज़्यादा मजा नहीं आएगा, पर चाय में अगर शक्कर रही ना तो ज़्यादा मजा आएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट गुड्स होने से यूटिलिटी अफेक्ट होती है, बट ये क्या बोलता है, नहीं, एक समय पे एक ही गुड का यूटिलिटी निकालना, तो इसका ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगली बात है लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, है ना, मतलब कि ये लॉ हर जगह वर्क नहीं करता। जैसे कि प्रेस्टिजियस गुड्स जैसे गोल्ड, कैश, डायमंड, ये तो जितना ज़्यादा मिलेगा उतना मजा आएगा, यूटिलिटी कम नहीं होती यहाँ पे, है ना। हॉबीज, रेयर कलेक्शन, तो अगर आप कोई रेयर चीज़ को कलेक्ट करना, जैसे मुझे फॉरेन करेंसी कलेक्ट करना अच्छा लगता है, तो हम जब वो जितना ज़्यादा कलेक्ट करते हैं उतना मजा आता है, यूटिलिटी कम नहीं होती। हमें जो चीज़ें पसंद है वो करने में और मजा आता है ना। पीपल हु सीक ग्रेटर नॉलेज, है ना, आपकी बातें नहीं कर रहा, वो किसकी बातें कर रहा है, ऐसे लोग जिसको नॉलेज चाहिए बहुत ज़्यादा, ओह, तो उसको जितना नॉलेज मिलता है ना उसको और मजा आता, यूटिलिटी कम नहीं होती बोले यहाँ पे, ऐसा। नेक्स्ट बोलते हैं क्रिएटिव आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, पोएट्री, है ना, तो शायरी सुनना, गाने सुनना, हमको और मजा आता हो, और गाने सुनाओ और शायरी बोलो, तो इसमें यूटिलिटी बढ़ते जाती है,
ठीक है ना। हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, तो जिस चीज़ में हैबिट फॉर्म होती है तो हर एक अल्कोहल का हर एक ग्लास के बाद और मजा आता है, हर एक सिगरेट के बाद और जिसको पसंद है उसकी बात करो, ढोक लो, ये सब अच्छी बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो इस जिनको हैबिट होती है ना चीज़ों की, उनको अगर वो चीज़ और मिले तो उनको और मजा आता, ठीक है। एंड फाइनली पीपल विद माइजरली बिहेवियर, माइजरली मतलब क्या होता है, कंजूस, मक्खी चूस, तो माइजरली होता है बेटा कंजूस, तो पीपल विद माइजरली बिहेवियर, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे उन्हें पैसा मिलता है ना उनको और मजा आता, बोले और पैसा इकट्ठा करते हो, है ना। तो बोलते हैं माइजरली बिहेवियर वालों के साथ उनको जब पैसा मिलता ना तो हर एडिशनल पैसों से यूटिलिटी कम नहीं होता और बढ़ता है, बोले यूटिलिटी, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो है ना आईसीएआई ने बेटा इस पे एमसीक्यू पूछा बिलो पॉइंट पर आपके बुक में लिखा नहीं, याद रखे, बस इसको याद रखना है कि मार्शलियन थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटीज एंड हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। अरे 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 भाई साहब, क्या बोल रहे हैं, मार्शलियन थियरी, प्लीज ध्यान दीजिए, है ना। मार्शलियन थ्योरी जो है ये हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटी एंड इंडिपेंडेंट यूटिलिटी दोनों की बात करता है, बस इसमें इतना ही याद रखेंगे बस, ठीक है ना। तो दोनों की बातें करता है, बस इतना याद रखें। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन कार्डिनल अप्रोच, है ना। तो बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, है ना, ये तब आता है जब मार्जिनलिटी बेटा प्राइस से इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि कंज्यूमर बेटा तब तक प्रोडक्ट खरीदते जाएगा जब तक मार्जिन प्रोडक्ट यूटिलिटी प्राइस से इक्वल ना हो जाए। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है बेटा जिसको बोलते हैं एमयूएम। एमयूएम होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट। क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि जैसे समझो अगर किसी प्रोडक्ट से मुझे यूटिलिटी मिल रहा है 50 का और उसका प्राइस है, समझो एग्जांपल प्राइस है 10 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि 10 रुपये में 50 रुपये जितना मजा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका एमयूएम है 5 टाइम्स। आप समझे क्या। तो एमयूएम क्या बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट। 10 रुपए खर्चा करके 50 का मजा आया, मतलब 5 गुना है एमयूएम। तो अब होता क्या है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब आता है, जब ये दोनों इक्वल हो जाए। समझो अगर हमारा प्राइस भी 10 रुपए, मार्जिनलिटी भी 10 रुपए, तो एमयूएम कितना आ जाएगा मेरा 1। अच्छा, तो बोलते हैं कि जब हमारा इक्विलिब्रियम आता है तब एमयूएम हमारा 1 हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। आप समझे क्या। अगली बात है, मुझे एक बात बताओ, बोलते हैं अगर बेटा प्राइस गिरता है ना, तो लोग क्या करेंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे, और अगर प्राइस बढ़ता है तो लोग कम खरीदेंगे प्रोडक्ट, है ना, ताकि हम मार्जिनल यूटिलिटी से इक्वेट कर सके चीज हमारे क्या प्राइस को, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों बनता है, यही मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट की वजह से, है ना। क्योंकि अब क्या होगा कि जब हमारा प्राइस गिरेगा ना तो अब हम ज्यादा खरीदना चाहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी से इक्वेट करने के लिए, है ना। जैसे समझो मार्जिनलिटी है मेरा 50, प्राइस भी क्या था 50, तो मैंने एक ही प्रोडक्ट खरीदा। लेकिन अगर हमारा प्राइस है बेटा 25, तो क्या हो जाएगा, तो हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे ना फिर, ताकि इसको इक्वेट कर सके एमयू से, ऐसा, ठीक है। चलिए छोड़े, वापस आइए। तो ये बात बोल रहे हैं बस, एमयू इक्वल टू प्राइस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन कार्डिनल अप्रोच। आगे बढ़े। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 2 कमोडिटीज की बातें कर रहे हैं। ये जो है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो 2 कमोडिटीज कार्डिनल अप्रोच, राइट, हाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन मोर देन 1 गुड, तो तब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये अप्लाई होता है, ठीक है। आगे बढ़े। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, 2 गुड्स के केस में, जब दोनों का एमयूएम बेटा इक्वल हो जाए। मतलब देखो, मैं 2 गुड्स खरीद रहा हूँ एक्स और वाई, तो मेरा जब एक्स का एमयूएम मेरे वाई के एमयूएम से इक्वल हो जाएगा, तो तब हम बोलते हैं कि हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा एमयू एक्स अपॉन एमयू वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो जब ये होगा ना, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, मतलब 2 कमोडिटी में हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगली बात है बेटा कंज्यूमर सरप्लस। एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्या बोलते हैं कि व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। हम किसी प्रोडक्ट के लिए कितना पे करना चाहते हैं माइनस एक्चुअल में पे कितना किया, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस मार्जिनलिटी माइनस प्राइस, है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए
जैसे यहाँ पे देखो आप फर्स्ट यूनिट में 50 रुपए का मैच्योरिटी, लेकिन 10 रुपए का प्राइस, तो मेरा मार्च कंज्यूमर सरप्लस क्या आ रहा है, 40 आ रहा है ना। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा एरिया किसका है। तो याद रखें यहाँ पे ये जो एरिया है ये प्राइस पेड का एरिया होता है, ये प्राइस पेड का एरिया है। ये जो है आपका टोटल यूटिलिटी का एरिया है, और आपका ये जो एरिया ना ये वाला, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होता है। तो यहाँ पे एरिया AFB ये जो है ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है, ठीक है। MCQ आता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगली बात है ना, आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपको MCQ आता है ये चीज कि द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ये कहाँ से निकल के आता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस कॉन्सेप्ट से निकल के आता है, ऐसा बोला जा रहा है। इस लाइन पे MCQ आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। हाँ, टोटल कंज्यूमर सरप्लस देखो, मार्केट में एक कंज्यूमर का सरप्लस कितना है, इंडिविजुअल कंज्यूमर सरप्लस। मार्केट में सारे कंज्यूमर्स का मिला के निकालना है तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब कंज्यूमर सरप्लस में एक नया पॉइंट भी आया, देखो समझो बेटा, पहले प्राइस थी P, तो P वाले प्राइस पे क्या हो रहा था, हमारा कंज्यूमर सरप्लस था ये एरिया A। लेकिन अगर मेरी प्राइस P से हो जाती है P1, तो ये नए प्राइस पे क्या हो जाएगा, ये नए प्राइस पे जो है हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी अपना जो कंज्यूमर सरप्लस है वो बढ़ जाएगा और इतना हो जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर बेटा प्राइस गिरता है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है। अब कंज्यूमर सरप्लस जब बढ़ा ना तो दो एरिया आ गए उसके, देखो यहाँ पे दो एरिया क्या है, एक तो B वाला एक तो C वाला। तो ये है इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे बोलते हैं जो B वाला एरिया है ना, ये तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे ना जो इतना खरीद रहे थे उनका कंज्यूमर सरप्लस है, और ये जो एडिशनल क्वांटिटी बिकी ये क्या है, ये नए कस्टमर्स जो मार्केट में आए ना माल खरीदने के लिए उनका कंज्यूमर सरप्लस है। तो पॉइंट ये है कि जब बेटा प्राइस गिरता है तो आपका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है, तो उसके दो कंपोनेंट होता है। इसमें जो आपका रेक्टेंगल B है ना, ये दर्शा रहा है आपके एग्जिस्टिंग बायर्स का कंज्यूमर सरप्लस, इंक्रीजिंग कंज्यूमर सरप्लस, और यहाँ पे ये जो ट्राइंगल C है ये दर्शा रहा है बेटा न्यू बायर्स का कंज्यूमर सरप्लस। इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस क्या है कि याद रखें नेसेसरीज के केस में कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज इनफाइनाइट, ये MCQ आता है भाई, ठीक है। डन। तो हमारा जो है कार्डिनल अप्रोच हो गया है खत्म। अब हमें बात किसी करनी है ऑर्डिनल अप्रोच की। यहां पे क्या होता है, बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में हमारा ह्यूमन सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। बोलते हैं यहां पे हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस बता सकते हैं हमेशा, ठीक है। आगे बढ़े। अजम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व के, देखो हम जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हैं हम पहला अजम्पशन ये लेते हैं कि हमारे कंज्यूमर क्या बेटा रैशनल है, उनको अपने टेस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में सारी जानकारी है, वो रैशनल है, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अगली बात है यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनली ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, काउंट नहीं करके बता सकते हैं कि कितना यूटिलिटी हमें मिला, ठीक है। बोलते हैं ट्रांजिटिव चॉइसेस। समझो अगर बेटा हमें कॉम्बिनेशन A ज्यादा पसंद है B से, अगर हमें B ज्यादा पसंद है C से, तो कॉमन सेंस की बात है A और C में कौन सा ज्यादा पसंद होगा, A वाला। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव चॉइसेस होना। एंड फाइनली अगर कॉम्बिनेशन A में ज्यादा कमोडिटीज है B के कंपैरिजन में, तो हमें A ही ज्यादा प्रेफरेबल होगा B से। तो इन डिफरेंस कर्व में हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी, हम एक समय पे दो कमोडिटी यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लीज ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। एक और MCQ आता है बेटा मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस के ऊपर, अब ध्यान देना। यहाँ पे आपको एक और MCQ आता है मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस के ऊपर, ध्यान दीजिए। ये क्या बोल रहा है, बोलते हैं कि इन डिफरेंस कर्व में कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस मोनोटॉनिक होते हैं। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर द बंडल विच हैज मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड। बोलते हैं अगर दो बंडल है बेटा, बंडल A एंड B है ना, तो A में है, समझो A में है 2,3 और B में है आपका 2,5, तो हम यहाँ पे कौन सा बंडल चुनेंगे, बोले B वाला। क्यों? क्योंकि B में एटलीस्ट एक ऐसा गुड है जो ज्यादा है और दूसरा गुड जो है वो इससे कम नहीं है। तो जब हम ऐसे केसेस में अगर मैं बंडल B को चुनता हूं, इट मींस कि मेरे मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस है। ये क्लियर है बात, बताओ कम ऑन जल्दी, क्या ये बात क्लियर है गाइस? आगे बढ़े, कम ऑन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अगली बात है बेटा
इन डिफरेंस कर्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इन डिफरेंस कर्व पूरा यहाँ पे बना के दिया है। यहाँ पे एमआरएस क्या होता है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। एक एडिशनल बिस्किट के लिए मुझे चॉकलेट की कितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, दिस इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरएस आपका होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। ओके चलिए आगे अपने नेक्स्ट देखेंगे। तो इन डिफरेंस कर्व में हमेशा हम टू गुड्स की बातें करते हैं एक टाइम के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा इन डिफरेंस कर्व ये एक ऐसा कर्व होता है बेटा जो ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है जिन कॉम्बिनेशंस में हम क्या है, इन डिफरेंट है। मतलब क्या, मतलब कि चाहे मुझे एक बिस्किट और 12 चॉकलेट मिले या मुझे 2 बिस्किट और 6 चॉकलेट मिले, दोनों में मुझे सेम मजा आएगा, इसका ये मतलब है। तो इन डिफरेंस कर्व ये बताता है, ये ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है जिसमें हम क्या है, जिसमें हम इन डिफरेंट है, जिसमें हम सारे कॉम्बिनेशन को इक्वली प्रेफर करते हैं, ऐसा, ठीक है। ओके धन्यवाद। बात तो मुझे बताइए, हम इन डिफरेंस कर्व को जो है आइसो यूटिलिटी कर्व, आइसो मतलब क्या, इक्वल, हर लेवल हर पॉइंट एक इंडिफरेंस कर्व पे हर एक कॉम्बिनेशन में सेम यूनिटी मिलती है, ठीक है ना। आइसो यूनिटी या इक्वल यूनिटी कर्व भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है एमआरएस। मैंने आपको बताया व्हाट इज एमआरएस, इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसका फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, जो स्लोप का फॉर्मूला है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एमयू एक्स मार्जिनल यूनिटी फ्रॉम एक्स अपॉन मार्जिनल यूनिटी ऑफ वाई, ऐसे भी लिख सकता हूं स्लोप का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, बोलते हैं हमारा एमआरएस हमेशा गिरते रहता है, क्यों, क्योंकि वॉन्ट सेटिएबल है। तो जैसे जैसे बेटा मैं बिस्किट का कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, तो पहले बिस्किट के लिए 6 चॉकलेट की कुर्बानी दी, तो क्या दूसरे बिस्किट के लिए भी सेम कुर्बानी दूंगा क्या, नहीं, बोलूंगा अब मैं कुर्बानी कम दूंगा चॉकलेट की, क्योंकि अब मेरे पेट में ऑलरेडी 2 बिस्किट थे, तो तीसरे बिस्किट का उतना वैल्यू नहीं रहेगा मेरे लिए जितना पहले बिस्किट का था। तो हमारा एमआरएस बेटा गिरते रहता है बिकॉज वांट्स आर सेटिएबल, वांट सेटिस्फाई होते जाते हैं। एंड फाइनली गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते, अगर बेटा 2 गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उनका इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि यहाँ पे एमआरएस कांस्टेंट होता है। और अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो इसका इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है बेटा, एल शेप का बनता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, 2 स्ट्रेट लाइन विद अ राइट एंगल बेंट, 2 स्ट्रेट लाइन विद अ राइट एंगल बेंट। तो याद रखें हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, हमारा इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, एल शेप का होता है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़े, इन डिफरेंस मैप क्या होता है, बोलते हैं कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिफरेंस कर्व विच रिप्रेजेंट सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट डिपिक्ट्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो इसको बोलते हैं बेटा इंडिफरेंस मैप, कि हमारा पूरे टेस्ट प्रेफरेंसेस सारे एक साथ हम बता रहे हैं 2 गुड्स के केस में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, याद रखें बेटा हमारा इंडिफरेंस का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के नजरों से, अगर मैं ओरिजिन के नजरों से देखूं तो एक कॉन्वेक्स शेप का मुझे दिखता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात है ना, अगली बात है बेटा इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट, एमसीक्यू आता है, आपको बोलेगा इंडिफरेंस कर्व मे इंटरसेक्ट, मे नॉट इंटरसेक्ट, गलत, फॉल्स। मे नॉट मतलब कर भी सकता नहीं भी कर सकता, अरे छोले भटूरे कर ही नहीं सकता है। लेकिन मुझे बताइए इन डिफरेंस कर्व आर ऑलवेज पैरेलल, सही है या गलत है, गलत। देखो इन डिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, पर इसका यह मतलब नहीं कि यह हमेशा पैरेलल हो। तो अगर मैंने बोला 2 इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज पैरेलल, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। 2 इंडिफरेंस कर्व मे और मे नॉट बी पैरेलल, लेकिन इंटरसेक्ट तो कभी नहीं कर सकते हैं, पर पैरेलल हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं। आपको पॉइंट समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आगे बढ़े। नेक्स्ट, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन। तो यहां पे मुझे बताइए IC1 और IC3 में कहां सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली IC3 में, क्यों, क्योंकि यहां पे ज्यादा क्वांटिटी होंगी IC1 के कंपैरिजन में, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे अगली बात, बोलते हैं इन डिफरेंस कर्व, है ना, विल नॉट टच द एक्सेस, क्योंकि बेटा अगर इन डिफरेंस कर्व कभी एक्सेस को टच कर दिया, इसका मतलब क्या है कि हम समझो इन डिफरेंस कर्व एक्सेस को टच कर दिया, मतलब इस पॉइंट पे मैं सिर्फ y कंज्यूम कर रहा हूं, x कंज्यूम नहीं कर रहा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि इन डिफरेंस कर्व पे हम एक पॉइंट पे 2 गुड्स की बातें करते ही करते हैं। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात है बेटा बजट कंस्ट्रेंट। बोलते हैं देखो हम तो क्या चाहेंगे कि सबसे ऊंचा वाला इंडिफरेंस कर्व हमें मिल जाए, पर ये इंडिफरेंस कर्व पे कंजम्पशन करने के लिए जो इतना ज्यादा जो क्वांटिटी हमें लगेगा एक्स और वाई का, उसको खरीदने के लिए पैसा भी लगेगा,
तो अगर मैं कंज्यूमर को पूछूं तेरे को कौन सा इंडिफरेंस कर्व पे कंजम्पशन करना है, बोलेगा भैया सबसे ऊंचा वाला। अरे पर छोले भटूरे तेरे पास इसके लिए पैसा है क्या? तेरे पास ये इसके लिए पैसा है क्या? नहीं है। तो बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट बताता है चद्दर, बोले जितनी पैर है उतनी चद्दर फैलाने का, है ना। बोलते हैं देखो तुम दो कमोडिटीज पे जो भी खर्चा करते हो ना, वो या तो तुम्हारे बजट जितना या उससे कम होगा। तुम्हारा बजट अगर है 100 रुपए, तो तुम दो गुड्स पे 100 रुपए जितना या उससे कम खर्चा कर सकते हो, उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर पाओगे, ठीक है। बोलते बजट कंस्ट्रेंट को मैं प्लॉट करता हूं ग्राफ पे, तो जो मुझे मिलता है बेटा बजट लाइन या प्राइस लाइन। सुनना बेटा, बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व नहीं होता छोले भटूरो, ये इन डिफरेंस कर्व नहीं होता है, आप समझे। बजट लाइन जो है ये इन डिफरेंस कर्व नहीं होता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बेटा बजट लाइन एक्स और वाई एक्सेस को टच कर सकता है, याद रखें, है ना। फिर से बोले सर यहाँ पे शायद उल्टा बोला है, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास बेटा 100 रुपए का तुम्हारा बजट है, तो या तो तुम 100 रुपए जितना या उससे कम खर्चा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो अगर मेरा बजट 100 रुपए का है तो मैं 100 रुपए जितना या उससे कम खर्चा कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए बोलते ये क्या बता रहा है कि एक्स पे कितना खर्चा हुआ, वाई पे कितना खर्चा हुआ, ये बजट जितना या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर बात, ठीक है। वापस आई, हाँ, तो बजट लाइन या प्राइस लाइन याद रखें, ये समझो मेरा बजट है 100 रुपए का, तो 100 रुपए में कौन से कॉम्बिनेशन आते हैं एक्स और वाई के, वो बताता है ये बजट लाइन। तो अगर बजट लाइन पे मैंने कोई कॉम्बिनेशन को चुना, अगर बजट लाइन के ऊपर मैंने कोई कॉम्बिनेशन को चुना, तो इसमें पूरा बजट जितना खर्चा होगा। लेकिन इसके नीचे अगर कोई कॉम्बिनेशन करूंगा तो इस पर अंडर स्पेंडिंग होगा। इसके बाहर अगर कोई कॉम्बिनेशन मैंने खरीदा तो इस पे मेरा 100 रुपए से ज्यादा खर्चा होगा, ये मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, अब याद रखें स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है बेटा, ये होता है आपका प्राइस रेशियो। क्या होता है? प्राइस रेशियो, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। आगे बढ़े, बोलते हैं बजट लाइन बेटा शिफ्ट कब होगा? जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइसेस चेंज हो जाए, या हमारा इनकम चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, तो बजट लाइन शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ऑर्डिनल अप्रोच में हम देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम बोलेंगे भैया देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है? ऑर्डिनल अप्रोच के हिसाब से। बोलते हैं जिस पॉइंट पे हमारा इन डिफरेंस कर्व जो है, या जिस पॉइंट पे हमारा बजट लाइन टेंजेंट होता है, टेंजेंट होने का मतलब क्या है? कि वो सिर्फ इस पॉइंट पे ही टच कर रहा है इन डिफरेंस कर्व को। तो द पॉइंट वेयर आर बजट लाइन इज ए टेंजेंट टू द इन डिफरेंस कर्व, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। अब इस पॉइंट पे क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो तो इन डिफरेंस कर्व पे भी है, बजट लाइन पे भी है। इन डिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है? एमआरएस। बजट लाइन का स्लोप क्या है? आपका प्राइस रेशियो। तो बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? बजट लाइन और प्राइस रेशियो इक्वल हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे क्या होता है? मेरा एमआरएस दैट इज एमयू एक्स अपॉन प्राइस अपॉन एमयू वाई विल बिकम इक्वल टू प्राइस रेशियो। देखो जो हमने कार्डिनल में देखा था ना, टू गुड्स वाला, हमने कार्डिनल में बेटा, कार्डिनल में जो मैंने टू गुड्स वाला देखा था ना, वही सेम चीज होती है ऑर्डिनल में टू गुड्स में, समझे। तो ये सेम चीज दोनों जगह पे सेम चीज होती है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके डन, जो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फाइनली मुझे बताइए कि इन दोनों में से सुपीरियर कौन सा है? इन डिफरेंस कर्व ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा बेटर मेथड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। क्यों? क्योंकि इन डिफरेंस कर्व में हमें फालतू के अजम्पशन नहीं लेने पड़ते, हमें यहाँ पे मोर देन वन कमोडिटी यूज करते हैं, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल है। जरूरी थोड़ी ना कि एक बार में एक ही कमोडिटी यूज करूंगा या खरीदूंगा। नेक्स्ट, हमें इन डिफरेंस कर्व में फालतू का अजम्पशन नहीं लेना है कि मार्जिन ऑफ मनी को कांस्टेंट समझो। एंड इन डिफरेंस कर्व में जो हम ग्राफ्स बनाते हैं ना, उसमें बता सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट का क्या असर पड़ेगा, ये ग्राफ को ड्रॉ करके बता सकते हैं, जो मार्जिनलिटी एनालिसिस में नहीं बता सकते। इज दिस क्लियर? डन। आपका चैप्टर 2 यूनिट 2 खत्म होता है, ठीक है। अब बारी है यूनिट 3 की। जब मैं डिमांड के बारे में पढ़ रहा था ना, तो तब मैं कंज्यूमर के नजर से सोच रहा था कि हम खरीद रहे हैं कुछ, तो इसलिए प्राइस ज्यादा तो कम खरीदेंगे। लेकिन जब हम सप्लाई पढ़ेंगे तो सेलर के नजरिए से सोचना कि अगर प्राइस बढ़ा तो हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, ऐसा सोचना है। तो अब यहाँ पे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, ठीक है ना। ओके, सप्लाई का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ गुड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एबल टू ऑफर एट वेरियस प्राइसेस। तो हम कितनी क्वांटिटी विलिंगली, हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, उसके हिसाब से गुड सर्विस बनाएंगे, उसके हिसाब से सप्लाई करेंगे मार्केट में, राइट। एट वेरियस प्राइसेस मतलब क्या?
अलग अलग प्राइस पे अलग अलग सप्लाई करेंगे, कॉमन सेंस है ना। अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसको बेच के ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, ऐसा बोलते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई भी क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि हम जो है 100 यूनिट सप्लाई करते हो तो कितने टाइम में, टाइम पीरियड बताओ, ऐसा। तो टाइम पीरियड बताना जरूरी है, इसलिए ठीक है। बोलते हैं सप्लाई इज व्हाट अ फर्म ऑफर फॉर सेल एंड नॉट नेसेसरी व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। समझो मैं अगर मेरे पास बेटा 500 यूनिट पड़े हैं घर पे, पर मैं मार्केट में 300 यूनिट लेकर गया बेचने के लिए, तो सप्लाई कितना है? 300 यूनिट। जितना क्वांटिटी हम लेके जाते हैं बेचने के लिए 300 यूनिट, एक्चुअल में बिका 100 यूनिट, सप्लाई 300 यूनिट ही रहेगा। वॉट डू यू ऑफर फॉर सेल, ठीक है। अगली बात है सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि टाइम पीरियड बताना पड़ता है। सप्लाई रिक्वायर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई, ठीक है। तो अगर आपके पास इच्छा है किसी चीज़ को बेचने की तो ही उसको सप्लाई करोगे ना, जबरदस्ती थोड़ी करोगे। और पैसा भी होना चाहिए। मैंने बोला कल जाके आप सिम कार्ड की कंपनी चालू करो, अब क्या है बताओ, आपके अंदर विलिंगनेस है पर एबिलिटी, पैसा भी तो लगेगा ना वो काम करने के लिए, तो वो भी होना चाहिए, तो ही सप्लाई कर पाऊंगे, ऐसा। नेक्स्ट अगली बात है बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है? बोलते देखो ऐसे फैक्टर्स जो हमारे प्रोडक्ट के सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पहली बात है प्राइस। बोलते कॉमन सेंस की बात है, अगर प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो हम सप्लाई भी इंक्रीज कर देते हैं। सप्लाई या रादर क्या बोलना चाहिए मुझे, क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्राइस पर हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हमें सेलर के नजर से सोचना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें सेलर के नजर से सोचना है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अगली बात है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बोलते हैं यहाँ पे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पे सप्लीमेंट्री गुड्स की बातें नहीं होती। यहाँ पे रिलेटेड गुड्स का मतलब यह है कि एक सेलर है जो दो गुड्स बेच रहा है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों हो जाएंगे रिलेटेड। समझो एक फार्मर है जो क्या बताइए, जो वीट भी उगा रहा है, जो सोया भी उगा रहा है, सोया भी बना रहा है। अब देखो अगर समझो मार्केट में वीट या गेहूं महंगा हो गया तो फार्मर बोलेगा एक काम करता हूं, गेहूं ही और सप्लाई करता हूं और सोया का सप्लाई कम कर देगा। आई सोया का सप्लाई कम क्यों हुआ? क्योंकि वीट का प्राइस बढ़ गया इसलिए। तो वीट और सोया क्या है? रिलेटेड गुड्स। तो यहां पे सप्लाई के केस में रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? दो गुड्स जो सेम सेलर बेच रहा है तो वो दोनों गुड्स क्या हो जाते हैं? रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़े, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या बताता है? बोलते देखो हम जो इनपुट यूज करते हैं ना गुड्स बनाने में, अगर वो इनपुट बेटा महंगे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा? हमारा प्रॉफिट गिर जाएगा, राइट। तो इससे हमारा सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर मैं एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करूंगा तो मेरा कॉस्ट कम आएगा, सप्लाई मेरा इंक्रीज होगा। बोलते हैं अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो चीज़ें महंगी होगी, है ना, कॉस्ट बढ़ेगा रादर हमारा, तो कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा सप्लाई हो जाएगा डिक्रीज। अगर सब्सिडी बढ़ेगा तो चीज़ें सस्ती होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सप्लाई को हम बढ़ा देंगे। रिस्ट्रिक्शंस, अगर हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस लगा गवर्नमेंट ने, राशनिंग मतलब क्या, लिमिट लगा देना, गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दिया कि हम कितना इनपुट खरीद सकते हैं, तो इससे प्रोडक्शन गिरेगा तो सप्लाई भी हमारा गिर जाएगा। अगर बेटा किसी मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो सब लोग मिलकर सप्लाई भी ज़्यादा ही करेंगे फिर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, समझो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसका मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो मैं आज इसका सप्लाई कम कर दूंगा। आई हाँ, मैं बोलूंगा भाई जब फ्यूचर में महंगा होगा ना ये, तब बेचूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में। बाकी अदर फैक्टर्स भी हमारे सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए धन्यवाद। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आगे बढ़े। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? वही कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर बेटा आपका प्राइस बढ़ता है प्रोडक्ट का तो आप ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, अगर प्राइस गिरा तो क्वांटिटी सप्लाई कम कर देंगे, ठीक है। अब टाइम पीरियड बोलते हैं, देखो अगर बेटा प्राइस बढ़ता है तो शॉर्ट रन में एकदम से सप्लाई बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। तो बोलते हैं इन शॉर्ट रन इट इज नॉट इजी टू इंक्रीज सप्लाई, राइट। लेकिन अगर प्राइस बढ़ने के बाद हम लॉन्ग रन, एक लंबे टाइम पीरियड में आसानी से सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई को हम सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व के थ्रू आपको समझा सकते हैं। देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपका क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है। सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल मतलब कि एक ऐसा टेबल जो लॉ ऑफ सप्लाई को दर्शा रहा है। इसी को जब मैं प्लॉट कर देता हूं ग्राफ में, तो देखिए वाई एक्सेस में आ जाता है मेरा प्राइस, एक्स एक्सेस में आ जाता है क्वांटिटी सप्लाइड, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो होगा ये कि हमारा सप्लाई कर्व बेटा बनता है अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों बनता है अपवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए। तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग हमारा सप्लाई कर्व बनता है। ओके,
आगे बढ़े, अगली बात बोलते हैं मार्केट सप्लाई मतलब क्या। हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल सप्लायर की, यहाँ पे इंडिविजुअल सेलर की बातें कर रहे थे, इंडिविजुअल सेलर का सप्लाई कर्व। लेकिन अगर मार्केट में जितने सप्लायर्स हैं सब मिलके कितना सप्लाई करेंगे तो मार्केट सप्लाई है ना। इसको प्लॉट करूंगा ग्राफ पे तो मार्केट सप्लाई कर्व, तो सारे सेलर्स मिलके कितना करेंगे, दैट इज मार्केट सप्लाई या मार्केट सप्लाई कर्व, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें चेंजेस इन सप्लाई वर्सेस चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई का मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। एंटायर सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व ये दर्शाता है सप्लाई में चेंज कब आएगा, जब प्राइस के अलावा व्हेन देयर इज अ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो जब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर में चेंज आएगा तो सप्लाई चेंज होता है। लेकिन क्वांटिटी सप्लाई कब चेंज होता है, जब प्राइस से चेंज होता है प्रोडक्ट का, ठीक है ना। क्वांटिटी सप्लाई क्या दर्शाता है, अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए अगर प्राइस बेटा बढ़ेगा तो क्या होगा, तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, इसको होता है एक्सपांशन, एक्सपांशन इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है ना। देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट, याद रखें एक्सपांशन इन डिमांड, मैं यहीं पे लिख देता हूं। एक्सपांशन इन डिमांड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे होता है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो एक्सपांशन इन सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट, एक्सपांशन डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। इधर आइए, जब प्राइस गिरता है प्रोडक्ट का तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है, देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। तो याद रखें कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो यहां पे होता है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। लेकिन हमारा सप्लाई में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई में क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो आपको ना ये रट्टा नहीं मारना है, आप डायग्राम ड्रॉ कर लेगा तुरंत। तो सप्लाई कर्व बना दिया, मेरा प्राइस बेटा जो है, मेरा प्राइस जो है अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो मैं पहले इस पॉइंट पे था अब नीचे वाले पॉइंट पे आ गया। बस डायग्राम ड्रॉ करके ही याद हो जाएगा, ऐसा रट्टेबाजी करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मुझे बताओ अगर हमारा फेवरेबल चेंज आता है इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर में चेंज हुआ और फेवरेबल चेंज है तो हमारा सप्लाई बढ़ेगा राइटवर्ड शिफ्ट। लेकिन अगर अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस तो फिर तो डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। तो शिफ्ट कब आता है, जब सप्लाई चेंज होता है। हमारा मूवमेंट कब आता है, जब क्वांटिटी सप्लाई चेंज होता है, ठीक है ना। हमारा ये पूरा सप्लाई कर्व क्या दर्शा रहा है, सप्लाई को, लेकिन इस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या दर्शाता है, क्वांटिटी सप्लाइड, कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे हम कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा समझे, ठीक है, डन। आगे बढ़े, अगली बात है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ध्यान देंगे, बोलते हैं कि हमारे प्राइस, याद रखें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सिर्फ हम प्राइस के मुकाबले ही निकालते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि प्राइस के बदलने पे क्वांटिटी सप्लाई कितने टाइम्स रिस्पॉन्ड करेगा, इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे पहला आता है परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, वही 3 मेथड है। परसेंटेज मेथड में क्या आएगा, वही सेम फॉर्मूला, या तो 1 स्लोप इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, है ना। ये सेम हमने डिमांड में भी देखा था, सेम वही चीज है। पॉइंट मेथड कब यूज होगा, बोलते हैं जब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज आएगा, बहुत ही छोटा चेंज आएगा प्राइस में, तब पॉइंट मेथड यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज क्या बोली थी, जब हमें क्वेश्चन में बेटा, जब क्वेश्चन में क्वांटिटी सप्लाइड की वैल्यू इक्वेशन फॉर्म में दी होती है तब हम ये पॉइंट मेथड ऐसा यूज करते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मेथड नहीं होता, ठीक है। एंड आर्क मेथड क्या है, वही सेम चीज, डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन एडिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू एडिशन ऑफ प्राइसेस अपॉन डिफरेंस इन प्राइसेस। अब मैं यहाँ पे 2 वाली वैल्यूज पहले ले लूँ या 1 वाली वैल्यूज पहले ले लूँ, दोनों से आंसर सेम आता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताओ, हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ना बेटा, ये पॉजिटिव आता है, हमेशा याद रखें, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात देखेंगे, अगली बात यहां पे देखें इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जब वर्टिकल सप्लाई कर्व होता है हमारा, दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0, चाहे कितना भी प्राइस हो जाए, क्वांटिटी सप्लाई जो है हमारा चेंज ही नहीं हो रहा, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं इसको। वर्टिकल सप्लाई कर्व होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़े, लेकिन जब ऐसा है, देखो जब हमारा सप्लाई कर्व ओरिजिन से निकल के आता है ना, तो ओरिजिन से सप्लाई कर्व कैसा भी निकल के आए, इन सब का इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। तो याद रखें यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई व्हेन द, सुनिए ध्यान से सुनिए, व्हेन द सप्लाई कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री विद द एक्सेस। जैसे यहां पे डिग्री कम है, यहां पे डिग्री ज्यादा है, कुछ भी डिग्री बने, अगर ओरिजिन से सप्लाई कर्व निकल के आ रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है, समझे बात, याद रखें। नेक्स्ट बोलते हैं, यहां पे देखें, यहां पे है आपका
यहाँ पे देखो प्राइस के चेंज, प्राइस के बहुत ज़्यादा बड़ा है, सप्लाई थोड़ा सा ही बढ़ा। अच्छा, तो ये है आपका इन इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे थोड़ा स्टीपर सप्लाई कर्व होता है, प्राइस बढ़ता है पर क्वांटिटी सप्लाई चेंज होता है, पर थोड़ा सा ही होता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। आपका इलास्टिक सप्लाई देखिए, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, फ्लैटर सप्लाई कर्व होता है। यहाँ पे प्राइस के बदलने पे क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा चेंज होता है प्राइस से। ठीक है, आगे बढ़े। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व कब होगा हमारा? जब हमारा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व याद रखें, हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं होता छोले भटूरो। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो याद रखें ये चीज। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात देखेंगे। यहां पे देखें ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में क्या हो रहा है देखिए, बोलते देखो जब हमारे पास आइडल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जब हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा की कैपेसिटी पड़ी है प्रोडक्शन करने के लिए, तो प्राइस बढ़ेगा ना, तो एकदम से ज़्यादा सप्लाई चेंज कर पाऊंगा, इसको बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई होना। लेकिन जब हम हमारे फुल कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं, तो अब अगर प्राइस बढ़ भी गया ना, तो ज़्यादा सप्लाई को चेंज कर नहीं पाऊंगा, तो इन इलास्टिक सप्लाई। आप समझिएगा, मैं एक बार फिर से बता दूं, देखिए सुनिए ध्यान से। इलास्टिक सप्लाई या इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि प्राइस अगर बढ़ता ना, तो क्वांटिटी सप्लाइड उससे काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दिस इज इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक का मतलब है अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, पर थोड़ा सा ही बढ़ेगा। दिस इज इन इलास्टिक, मतलब क्वांटिटी सप्लाई कम रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइस के बदलने पे। क्लियर? ओके, वापस आइए। अब नेक्स्ट बात आती है कि देखो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंप्रूव या बढ़ कैसे सकता है। देखो अगर मैं ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ, ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी, ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री ले लूँ, ज़्यादा बड़ा स्टोरेज स्पेस ले लूँ, तो मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू को इंप्रूव या इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उतना अच्छा। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी चेंज कर पा रहा हूँ क्या, वो अच्छी बात है। मैं ज़्यादा बेचूंगा तो ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा, ऐसा। नेक्स्ट अगली बात है बेटा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलिए एक एक करके चलेंगे, ध्यान देंगे, बस खत्म हो गया चैप्टर। आइए, जब समझो प्रोडक्शन बढ़ाने से आपका कॉस्ट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो हम प्राइस के बढ़ने पे ज्यादा सप्लाई बढ़ाएंगे नहीं। इन इलास्टिक सप्लाई, आप समझिएगा, इन इलास्टिक सप्लाई। लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारा कॉस्ट थोड़ा बहुत ही बढ़ता है ना, तो हम क्या करेंगे, तो ज्यादा सप्लाई बढ़ा सकते हैं, तो इलास्टिक सप्लाई। अगर हमारे प्रोडक्ट को बनाने का बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो एकदम से ज्यादा सप्लाई बढ़ा नहीं पाएंगे, इन इलास्टिक सप्लाई। बोलते हैं अगर प्राइस बढ़ने के बाद शॉर्ट टाइम पीरियड में एकदम सप्लाई बढ़ा पाएंगे क्या, नहीं, इन इलास्टिक सप्लाई। लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद अगर लंबा अरसा गुजर जाए तो ज्यादा सप्लाई बढ़ा पाऊंगा, तो इलास्टिक सप्लाई। बोलते हैं अगर मैं ऐसे मार्केट में हूं जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फ्यूअर मतलब कम, बैरियर टू एंट्री कम है, मतलब कोई भी आ सकता है मार्केट में बिजनेस चालू करने के लिए, तो सप्लाई कभी भी ज्यादा बढ़ सकता है, इलास्टिक सप्लाई। अगर मैं फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा, अभी बहुत स्पेयर कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी भी बहुत और क्वांटिटी बना सकता हूं, बहुत कैपेसिटी है मेरी फैक्ट्री में, तो इलास्टिक सप्लाई। मैं जो प्रोडक्ट बनाता ना, उसका की रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, तो मैं कभी भी प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा सकता हूं, इलास्टिक सप्लाई। लेकिन मैं जो चीज बनाता ना, उसका इनपुट बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो एकदम से प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाऊंगा, तो इनइलास्टिक सप्लाई। मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं उसका रॉ मटेरियल फिनिश गुड आसानी से चीपली अवेलेबल है और उसका काफी स्टॉक है मेरे पास, तो मैं एकदम से सप्लाई बढ़ा पाऊंगा। मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो आज मैं उसको कम बेचूंगा, फ्यूचर में ज्यादा बेचूंगा ना, तो आज इनइलास्टिक सप्लाई। मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं ना, उसका इनपुट आसानी से मिलता नहीं या उसको डिलीवर करवाने में बहुत टाइम लगता, तो प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा नहीं पाऊंगा, इनइलास्टिक सप्लाई। लेबर हाईली स्किल्ड है, मैं जो प्रोडक्ट बनाता ना, उसके लिए बहुत ही हाईली स्किल्ड लेबरर की जरूरत है, वो आसानी से मिलते नहीं, तो एकदम से प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाऊंगा कभी, तो यहां पे प्राइस के बदलने पे सप्लाई बहुत बढ़ा नहीं पाऊंगा, इन इलास्टिक सप्लाई। मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं उसका मशीनरी लेबरर्स में आसानी से स्विच कर सकता हूं दूसरे उसमें भी, तो मैं इलास्टिक सप्लाई में कभी भी प्रोडक्शन कम ज्यादा कर सकता हूं। मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जो कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रोड्यूस होते ही रहता है,
तो उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, तो इलास्टिक सप्लाई। लेकिन मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ जो साल में 2-3 बार ही प्रोड्यूस होता है, तो एकदम से प्रोडक्शन को बढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता इन इलास्टिक सप्लाई। बेटा याद रखें, इस पे बहुत एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट चीज, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब क्वांटिटी डिमांडेड आपका क्वांटिटी सप्लाई से इक्वल हो जाए तो मार्केट इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है ना। ओके, बोलते हैं देखो, जब हमारा सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड से तो प्राइस पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है, जब डिमांड ज़्यादा होता है प्राइस से तो प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर आता है। और इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर? आगे बढ़े। सोशल एफिशिएंसी क्या होता है? इट इज द नेट गेन्स टू द सोसाइटी फ्रॉम ऑल एक्सचेंजेस दैट आर मेड इन अ पर्टिकुलर मार्केट। इट इज अचीव व्हेन बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंजॉय मैक्सिमम पॉसिबल सरप्लस। अब दो चीज होती है, एक होता है कंज्यूमर सरप्लस, एक होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ प्रोडक्ट को खरीद के, प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब प्रोड्यूसर को कितना फायदा हुआ प्रोडक्ट को बेच के, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? मार्जिनल यूनिटी माइनस प्राइस। ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया बिलो द डिमांड कर अबव द प्राइस। चेक करो, यहां पे डिमांड करके नीचे का एरिया और प्राइस लाइन के ऊपर का एरिया, तो डिमांड करके नीचे, प्राइस लाइन के ऊपर, तो ये हो जाता है मेरा कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा प्रोड्यूसर सरप्लस की, अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बताइए? प्रोड्यूसर सरप्लस होता है बेटा आपका प्रॉफिट, सेलर का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो यहां पे क्या होता है आपका, देखिए आपके सप्लाई कर्व के ऊपर का पोर्शन, प्राइस लाइन के नीचे का पोर्शन, ये आपका होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। ये क्लियर है बात? तो आपको ना यहाँ पे ये लाइंस पे एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा एरिया क्या दर्शाता है, ठीक है। ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। डन है? डन है। साथ ही साथ जो है मैं FMSM पढ़ाता हूँ बेटा सी इंटर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो जरूर आइए, जरूर पढ़िए हमसे, काफ़ी आपको मज़ा हम करवाएंगे क्लासेस में, ठीक है ना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू अगेन, बाय बाय। एंड इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे हमने नोट्स डलवा दिए वाले, तो आप टेलीग्राम या तो इसको आप स्कैन करें या टेलीग्राम पे सर्च करें @CAMV सर, तो आपको हमारा जो है क्या मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। आई होप कि आपको जो है मज़ा आया होगा। एंड मिशन 90+ हमें नहीं भूलना है, हमें जो है सिर्फ पास नहीं, अच्छे मार्क्स से पास होना है एग्जाम में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगा है।